फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिर भी वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुआ और केवल उत्तेजक और कामुक तरीके से अपने सेक्सी होंठों को थोड़ा सा मोड़ लिया। स्माइल विद हॉर्न्स, वह मुस्कुराहट धीरे धीरे फूट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रात की मंद रोशनी में कोई गुलाब खिल रहा हो, जो लोगों को भ्रमित कर रहा हो। उसके बाद एक हाथ बड़ा और हेलियन वेई वेई को ऊपर खींच लिया। आदमी की खुशबू से युक्त ठंडा सुगंधित चंदन एक ही बार में उसकी नाक में चला गया। वेई वेई के लिए इससे बचाव करना असंभव था। उसके हाथों की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही थी कि महिलाओं को भी ईर्ष्या हो जाए। यह देखकर वह थोड़ा हैरान हो गई। क्या तीसरा राजकुमार साफ सफाई का शौकीन नहीं था और उसे दूसरों का छूना पसंद नहीं था? जैसा कि अपेक्षित था, उसने केवल उसकी मदद की और तुरंत उसे जाने दिया। बाद में उसने जमीन पर पड़ी सफेद बिल्ली की ओर देखा और उदासीन स्वर में कहा, यह महारानी भूखी है। वे क्या उन्होंने सिर्फ भुना हुआ खरगोश नहीं खाया? वह इतनी जल्दी भूखा कैसे हो गया? क्या ऐसा नहीं कहा गया कि शाही परिवार के लोग तुलनात्मक रूप से कम खाते थे? ऐसा लग रहा था कि अफवाहों पर सचमुच भरोसा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, सातवां राजकुमार, वह छोटा गंजा सिर, वास्तव में खा सकता था। मैं दूसरे खरगोश का शिकार करने जाऊंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद वेई वेई ने कार्रवाई करने की योजना बनाई। किसी भी मामले में वह यह देखने के लिए लोगों से मुक्त एक जगह ढूंढना चाहती थी कि क्या वह युआन मिन को जगा सकती है। लेकिन बैली जियाजू ने उसे ब्लॉक कर दिया। उसकी गहरी, फीनिक्स आकार की आंखें, कोनों पर झुकी हुई आंखें, नजदीक से बेहद खूबसूरत लग रही थी। कोई जरूरत नहीं। यहाँ एक बिल्ली है। सफेद बिल्ली की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने उस आदमी को देखा जिसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो मुस्कुराहट नहीं थी। उसके पूरे शरीर पर रोए सिरे पर खड़े थे। एक झटके में वेई वेई की आकृति ने बेली जियाजुए को सामने से रोक दिया। पहले इसे खाना ठीक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसने पहले ही मेरे साथ एक अनुबंध कर लिया है। यह मेरा अनुबंधित स्पिरिट बीस्ट है, इसलिए कृपया पुनर्विचार करें, महामहिम, और कुछ और खाएं। क्या यह केवल एक अनुबंधित जानवर है? बेली जियाजू की आवाज का स्वर बहुत उदासीन, बहुत ठंडा था, जैसे कि बर्फ का टुकड़ा पिघलकर पानी में मिल गया हो, जिससे उसकी नसें थोड़ी दब गईं। वेई वेई ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। नहीं तो और क्या हो सकता है? आप ठीक कह रहे हैं। बेली जियाजुए ने गहराई से वेई वेई पर एक नजर डाली और शांति से उसकी उंगली पर काली जेड सजावटी अंगूठे की अंगूठी घुमाए। एक अनुबंधित जानवर होने के अलावा यह कुछ और भी नहीं हो सकता है। सफेद बिल्ली सिर से पूंछ तक जम गई। इससे हृदय को अवर्णनीय क्षति का एहसास हुआ। सोचा भी तो हकीकत तो यह थी कि उसे इसके प्रति उस तरह की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। फायर किलिन ने सफेद बिल्ली को निराशा से अपना सिर लटकाते हुए देखा और फिर से बिल्कुल सुंदर आकृति को देखा। क्या यह बहुत ज्यादा सोच रहा था? ऐसा क्यों लगा कि अभी उसके गुरु के वे शब्द वेई वेई को नहीं बोले गए थे, बल्कि व्हाइट फेन कबीले के उस वंशज को बोले गए थे। फायर किलीन को अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। इसने वास्तव में महामहिम के काम करने के तरीके को अच्छी तरह से समझा। बेली जियाजू हमेशा एक बाहरी दयालु लेकिन आंतरिक रूप से दुष्ट राक्षस रही है। वह अच्छी तरह से जानता था कि उन विचारों को कैसे खत्म किया जाए जो एक जंगली बिल्ली के मन में नहीं होने चाहिए, लेकिन वेई वेई द्वारा अनजाने में इसे अस्वीकार करने के लिए ये सभी तरीके कमतर थे। वेई वेई को समझ नहीं आया कि जब वे बोल रहे थे, तो वे बातचीत के मूल विषय से कैसे भटक गए। हालांकि वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार तीसरा राजकुमार पहले से ही बिल्ली का मांस खाने का मामला दोबारा नहीं उठाएगा। यह भी माना जा सकता है कि उसने अपने आध्यात्मिक जानवर की रक्षा की है और अब वह इस बारे में थोड़ा सोचेगी कि आज रात को कैसे सहना है। वेई वेई ने सूखी घास की तलाश की जो पहले से ही नहीं मिल रही थी। जमीन फिर से गड्ढों से भर गई। अब यहां सोना जारी रखना संभव नहीं था। उसकी नजरें बिखरे हुए कोहरे की पतली परत पर टिकी थी। हो सकता है कि वे रात की धीमी रोशनी का फायदा उठाकर इस रास्ते से निकल जाएं। एक क्षण में, यदि कोहरा घना होता रहा, तो शिविर को स्थानांतरित करना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा, स्पिरिट फॉरेस्ट अपने आप में बड़ा था। अभी, उसकी शारीरिक शक्ति पहले ही अपनी सीमा को पार कर चुकी थी। यदि बाद में और भी राक्षसी जानवर आए, तो उसे नहीं पता होगा कि इसे कैसे संभालना है। अब भी बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दिया जाए। इस बिंदु तक सोचते हुए वेई वेई ने फिर कार्रवाई करना शुरू किया और दूरी के संबंध में गंभीरता से कुछ गणनाएं की।
वह नहीं जानती थी कि वह इतनी सुनसान जगह पर कैसे आ गई। लेकिन एक बात थी जिसके बारे में वह निश्चित थी, उसके हाथ में मौजूद नक्शे में एक समस्या थी। वह कौन था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था? इस संबंध में वेई वेई को अनुमान लगाने में सक्षम होने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने केवल यही सोचा, जब समय आया, यदि हेलियन जियोएर और उनमें से बाकी लोगों ने देखा कि न केवल उसने अपना जीवन खो दिया है, इसके विपरीत वह एक बिल्ली की आत्मा वाले जानवर से भी अनुबंधित हो गई है, तो उनकी क्या अभिव्यक्ति होगी? हे, वेई वेई ने राक्षसी ढंग से अपने पतले होंठ फैलाए। सबसे पहले उसने सफेद बिल्ली को सीधे एक आत्मिक जानवर को भर्ती करने का आदेश दिया जो उन्हें लोगों से बचने में मदद कर सके। उसके बाद वह सब कुछ हटा दे जिसे साफ करने की आवश्यकता थी, जिसमें आग भी शामिल थी, जिसे पूरी तरह से बुझाने की आवश्यकता थी। इस तरह राक्षसी जानवरों को दिशाहीन करने के लिए उनके सभी निशानों को मिटाना संभव बनाए। कुछ ही देर में सफेद बिल्ली वापस आ गई और उसके पीछे एक काला उड़ने वाला घोड़ा भी था। यह आम युद्ध घोड़े से अलग था। काले उड़ने वाले घोड़े के पास सुंदर काले पंखों की एक जोड़ी थी और सिर से पूंछ तक गहरा काला रंग था। यह बिल्कुल जापानी मंगा में चित्रित राक्षस की सवारी जैसा दिखता था। यह न केवल जमीन पर तेज था, बल्कि आकाश में भी उड़ सकता था। केवल सफेद बिल्ली को नहीं पता था कि यह काला उड़ने वाला घोड़ा आज थोड़ा उदास क्यों लग रहा था। पूछताछ करने पर काले घोड़े ने भी कोई कारण नहीं बताया। दरअसल जैसे ही वेई वेई ने उस काले उड़ने वाले घोड़े को देखा, उसने तुरंत प्रशंसा में सीटी बजाई, क्योंकि उसने मन ही मन सोचा कि अगर आधुनिक समय में यह खिलौना भी अस्तित्व में होता, तो वह फैंटम थीफ मंगा का पात्र बन सकती थी और जहां भी वह चोरी करना चाहती थी वहां चोरी कर सकती थी और हवा में भी उड़ सकती थी। बिना किसी देरी के वेई वेई ने अपना शरीर घुमाया और घुड़सवारी की, लगाम खींची और घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा। अचानक उसके पीछे भारीपन महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि उसके कंधे पर कुछ गर्म महसूस हुआ। फिर एक बड़ी हथेली ऊपर खींची गई। वेई वेई को अब अंततः याद आया कि तीसरा राजकुमार, जो कुछ भी करना नहीं जानता था, अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। केवल क्या यह कुछ ज्यादा ही अंतरंग नहीं था? उसका पूरा हाथ ऊपर उठा और उसके दूसरे हाथ के ऊपर पहुंच गया और दब गया। उस तरह की मुद्रा बिल्कुल ऐसी थी मानो उसका पूरा शरीर उसके सीने में समा गया हो। उम्मीदों के विपरीत उसकी अभिव्यक्ति अभी भी आत्मनियंत्रित थी, एक उदासीन और पूरी तरह से ठंडा चेहरा जिसने वेई वेई के विचार को थोड़ा सा बदल दिया। उसे लगा कि वह गलत सोच वाली थी। क्या लड़के की भौहें ऊपर उठी हुई थी, जो अतुलनीय रूप से सुंदर थी, क्योंकि उसने तर्कसंगत रूप से उसकी पतली कमर को भी घेर लिया था। वेई वेई ने आह भरी। जाहिर है वह वास्तव में गलत थी। एक समलैंगिक के दिमाग में वह एक रक्षक मात्र थी। वहां बस कोई पुरुष महिला विचार नहीं था। कुछ नहीं, थोड़ा और जोर से पकड़ो, यह घोड़ा थोड़ा तेज होगा। वेई वेई भी संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति नहीं थे। असामान्य परिस्थितियों ने असामान्य प्रतिक्रिया की मांग की। महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोहरा और अधिक घना होने से पहले जल्दी से निकलने में सक्षम होना। बेली जिया जुए बहुत आज्ञाकारी थी और वह उसके करीब आ गई और उसके मुंह के कोनों से एक बुरी मुस्कान उभर आई। वेई वेई को अपने कान के पीछे से लगातार गर्म सांसें आगे की ओर बहती हुई महसूस हुई। अनिवार्य रूप से कान पर चूमे जाने का एक प्रकार का भ्रम होगा। जैसे ही उसने लंबा चाबुक उठाया, उसने अपना सिर पीछे झुकाया और एक व्यक्ति और एक बिल्ली को लेकर कोहरे की परतों के बीच तेजी से आगे बढ़ी। हालांकि स्पिरिट फॉरेस्ट के भीतर बहुत सारे राक्षसी जानवर थे, तथापि उनके आसपास के लोग निम्न स्तर के राक्षसी जानवर थे। दरअसल बहुत कम राक्षसी जानवर थे जिनके पास बुद्धि होती थी। भले ही वे उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर थे, केवल कुछ ही प्रजातियां थीं जिन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त था और वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा खोल सकते थे। इसलिए वे आमतौर पर हमेशा अपने अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहते थे। वे उन लोगों पर हमला करने की पहल नहीं करेंगे जिनकी ताकत उनसे अधिक थी। परिणामस्वरूप वेई वेई की यहां तक दौड़ने की यात्रा में कोई कठिनाई नहीं हुई। और इस समय फायर किलिन ने पहले से ही खुद को छुपाते हुए बेली जिया जुए की आज्ञा सुनी। जब इसे दोबारा बुलाया जाएगा तो यह स्वतः ही सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी बेली जियाजू के पक्ष में इसकी वापसी से न केवल कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि यह बहुत संभव है कि यह फिर से 4 महान कुलों का ध्यान आकर्षित करेगा। खासतौर पर तब जब बेली जियाजू ने खुद को इतनी जल्दी उजागर करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार व्हाइट अकादमी में उनके प्रवास में इंफीरियर कंपाउंड के नए छात्र के रूप में एक अतिरिक्त पहचान भी शामिल थी। तुम्हें अभी भी मास्टर नहीं मिले? हिजड़ा सन इतना चिंतित था कि वह पागल हो रहा था, क्योंकि उसने एक स्काउट को पकड़ लिया और तेजी से पूछा। वह एक रात से सोया नहीं था।
उसकी रक्तरंजित आंखों के भीतरी भाग पर दिखाई देने वाली नसें ढकी हुई थी। मंत्री जिंग, जिन्होंने अभी अभी व्हाइट फेन कबीले से बात की थी, उनके पास आए और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। ठिजड़े, सुन, चिंता मत करो, तीसरे राजकुमार को कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही अकादमी से सबसे उत्कृष्ट लोगों को उसकी तलाश में भेज दिया है। हमें सुबह होने के बाद खबर मिलेगी। मैं संभवतः चिंता कैसे नहीं कर सकता। ठिजड़े सन ने अपना बायां पैर दबाया, घबराया और उत्सुकता से ऐसी बातें कही जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मास्टर के शरीर में थोड़ी सी भी क्यूई नहीं है, फिर भी वह स्पिरिट फॉरेस्ट में इस तरह गायब है, जहां भीतर बहुत सारे राक्षसी जानवर हैं। आह, अभी एक रात पहले ही बीत चुकी है। अगर हम अभी भी मास्टर तक नहीं पहुंचे। उसने वास्तव में कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि क्या हो सकता है। हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। हिजड़े, चिंता मत करो। मंत्री जिंग ने बूढ़े हिजड़े को लगातार घूमते हुए देखा, जैसे कि एक घूमते हुए लट्टू की तरह। पहले की भांति उसके मुंह से सांत्वना के कोमल शब्द निकले, परंतु हृदय में कुछ तिरस्कार का भाव था। तो यह पता चला कि अफवाहें वास्तव में सच थी। तीसरा राजकुमार, जिसे पहले देश में नंबर 1 युवा कुलीन के रूप में प्रशंसित किया गया था, अब बिना किसी क्यूई के राजकुमार के समान शर्तों पर उल्लेख नहीं किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले कितना उत्कृष्ट था, वह वर्तमान में एक अपन के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि फायर किलिन ने भी उसे छोड़ दिया और गहरे पहाड़ों में छिप गया। जब उसके पास मौका हो तो उसे वास्तव में लॉर्ड मुरो को बताना चाहिए ताकि वह कुनलुन पर्वत श्रृंखला की यात्रा पर जा सके। कौन जानता है, शायद वह फायर किलिन के साथ अनुबंध कर सकता है और इसे वापस ला सकता है। मंत्री जिंग अंडों से निकलने से पहले मुर्गियों की गिनती करने का बड़ा काम कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें दूर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। एक सुंदर और पवित्र छाया, जिसकी ताकत लगभग हर चीज को धूल में मिला सकती थी, पंखों का एक जोड़ा आकाश से गिरने के लिए निकला और सीधे उसके सामने खड़ा हो गया। यहां तक एक अनुभवी और जानकार सुपीरियर कंपाउंड का बुजुर्ग भी इस तरह के तमाशे से अनिवार्य रूप से चौंक गया था। स्पिरिट फॉरेस्ट के भीतर एक आध्यात्मिक जानवर, एक काले उड़ने वाले घोड़े, को पकड़ना सबसे कठिन था। यह यहाँ कैसे प्रकट हुआ? इसके अलावा, उस पर सवार व्यक्ति। जब मंत्री जिंग ने अपनी निगाहें घुमाई और उस थोड़े चिड़चिड़े छोटे चेहरे पर जमा दी, तो उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। हेलियन वेई वेई। वह अप्रत्याशित रूप से अभी भी जीवित थी। मंत्री जिंग पूरी तरह हिल गए और सख्ती से बड़े कदम पीछे की ओर ले गए। मूल रूप से उन्होंने अपने शिष्य के साथ हाथ मिलाया और इस योजना में भाग लिया, क्योंकि उनका मानना कि वे बिल्कुल भी जीवित नहीं आ पाएंगे। क्योंकि उस मानचित्र का अंतिम गंतव्य स्पिरिट फॉरेस्ट के भीतर निषिद्ध क्षेत्र था, जहां किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की। उस स्थान पर न केवल आदमखोर राक्षसी जानवर थे, बल्कि घना कोहरा भी था जो साल भर नहीं बिखरता था। भले ही यह सुपीरियर कंपाउंड से तीसरा वर्ष हो, जो लोग वहां फंसे थे वे भागने में असमर्थ होंगे, एक बिगड़ल लड़की की तो बात ही छोड़िए जो कुछ भी नहीं जानती थी। इसलिए मंत्री जिंग के विचार में इस समय वेई को पहले ही एक लाश बन जाना चाहिए था। फिर भी अभी वह न केवल मरी नहीं थी, बल्कि सभी को आश्चर्य हुआ। उसने एक काले उड़ने वाले घोड़े को भी बांध लिया और व्हाइट अकादमी में दिखाई दी। इससे मंत्री जिंग को आश्चर्य तो हुआ ही, उनका आत्मविश्वास भी डगमगा गया। यह ठीक इसलिए है क्योंकि वह इतना असहज महसूस कर रहे थे कि मंत्री जिंग ने उस व्यक्ति को भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जो उनके पीछे था, और फिर हेलियन जियोएर को खोजने के लिए एक छोटे से नौकर को अपने पास खींच लिया। चूंकि वे अभी भी जीवित थी, तो आइए इसका सर्वोत्तम उपयोग करें और सीधे व्हाइट फेन कबीले के लोगों को सजा के लिए उसे वापस ले लें। भविष्य में कुछ और घटित होने से बचने के लिए वह अपनी स्थिति और शक्ति का फायदा उठाकर सब कुछ झटक देगा। मंत्री जिंग यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि मैं यहां आया हूं। वेई ने फुर्ती से खुद को घुमाया और घोड़े से नीचे उतरी, काले उड़ने वाले घोड़े के पास खड़ी होकर एक हाथ से धीरे से घोड़े के सिर को सहलाया, क्योंकि उसके मुंह के सिरे पर एक बुरी मुस्कान बनी रही। यह उस तरह की मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति थी जिसके कारण मंत्री जिंग की निचली रेखा से नीचे गिर गया, जिससे वेई को थूथन के अंत का सामना करने के लिए दीवार पर धक्का देने का दृढ़ संकल्प जुड़ गया। हालांकि वेई की हरकत के बाद घोड़े की पीठ के ऊपर मौजूद दूसरी आकृति ने उसे एक अवर्णनीय कपकपी का एहसास कराया। यह तीसरा राजकुमार है। वे दोनों एक साथ क्यों होंगे? यूनुच सन ने बेली जियाजू को भी देखा। जैसे ही उसने खुद को गिरा दिया, बूढ़े की आंखें आंसुओं से चमक उठी। मालिक, आप आखिरकार लौट आए, लेकिन आपने वास्तव में इस बूढ़े नौकर को मौत की चिंता में डाल दिया है। बेली जियाजुए की एक जोड़ी आंखें जरा भी नहीं हिली और केवल भौहें ऊपर उठाकर घोड़े की पीठ पर बैठा रहा।
5 साल का 7वां राजकुमार अपने कच्चे पैरों पर मांस की रोटी खाते हुए आगे बढ़ा। उसका प्यारा चेहरा ऊपर की ओर देखने लगा। बड़े भाई, आप दोनों एक साथ कैसे हैं? 7वें राजकुमार का अधिकार। मंत्री जिंग ने हस्तक्षेप किया और करीब आए। उनके चेहरे पर चिंतित भाव थे और उन्होंने ऐसे शब्द बोले जो लिटिल बाल्ड हेड के अर्थ को गलत तरीके से प्रस्तुत करते थे। महामहिम को आपके साथ जाने के लिए एक विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए था। केवल वही आपकी सुरक्षा की गारंटी देगा। अगर आपको कुछ हो गया होता तो मैं शायद चिंता से मर जाऊंगा। सौभाग्य से आप दोनों सुरक्षित वापस आ गए। इतना कहने के बाद वह वेई वेई की ओर मुड़ा और उसकी ओर देखा। क्या यह काला उड़ने वाला घोड़ा था जो तुम्हें वापस लाया था? ऐसा लगता है जैसे इसका अनुबंध नहीं किया गया है। यह तुम दोनों को ले जाने को तैयार क्यों था? मंत्री जिंग को भी एक वरिष्ठ माना जा सकता है जो कई वर्षों तक व्हाइट अकादमी में रहे थे और अच्छी तरह से जानते थे कि स्पिरिट फॉरेस्ट में रहने वाले ये आध्यात्मिक जानवर वास्तव में उन राक्षसी जानवरों की तुलना में बहुत अधिक अहंकारी थे। जब तक किसी को उनके साथ अनुबंधित नहीं किया गया था, चाहे शक्तिशाली क्यूई वाला कोई भी अन्य व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अभी भी उन्हें अपने ऊपर सवारी करने की अनुमति नहीं देंगे। वेई वेई ने अपने कंधे उचकाए और बेली जियाजू की ओर देखते हुए कहा, आप बहुत स्मार्ट हैं, आइए इसे आपके साथ निपटाने के लिए पलट दें। बेली जियाजुए ने उनका संदेश प्राप्त किया और ऊपर से घोड़े के नीचे खड़े होकर मंत्री जिंग को देखा। उसकी गहरी और साफ आंखों की जोड़ी चमक रही थी और चमक रही थी। भीतर एक उदासीन और अप्रभावित ठंडा रवैया घुला हुआ था जो ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भी समय एक आश्चर्यजनक मार्शल क्यूई उत्पन्न कर सकता है। उनके द्वारा इस तरह देखे जाने पर मंत्री जिन का दिल वास्तव में कांप उठा। जैसे ही उसने बेली जियाजुए की ओर फिर से देखा, उसने देखा कि उसके पतले होंठ पहले की तरह पीले पड़ गए थे। रहस्यमयी काली पुतलियां, हालांकि गहराई में छिपी हुई थी, चाहे कोई कैसे भी देखे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे भारी चोट लगी हो। मंत्री जिंग ने सिर हिलाते हुए भौहें चढ़ा दी। अभी अभी वह गलत था। वह बिल्कुल गलत था। हालांकि हर कोई तीसरे राजकुमार की कमान के अधीन रहना चाहता था, हालांकि यह पहले ही बदल चुका था। यह सत्य था कि तीसरे राजकुमार का शरीर पहले ही निष्क्रिय हो चुका था। एक व्यक्ति जो विकलांग था, उसका प्रभावशाली धन कैसे अब भी उस पर दबाव डाल सकता है और उसके जैसे स्वर्ण पद पर आसीन व्यक्ति को भय से कांप सकता है? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि तीसरे राजकुमार ने बहुत लंबे समय तक एक उच्च पद पर कब्जा कर लिया था। कल की ही तरह जब उसने पहली बार उसे देखा तो उसे भी ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी पीठ पर ठंडक दौड़ रही हो। जैसे ही मंत्री जिंग अपने दिल में यह सोच रहे थे, उन्होंने अचानक थोड़े खुले मुंह से बेली जीजू की आवाज सुनी। उस आवाज के भीतर एक शैतानी ठंडी मुस्कुराती अभिव्यक्ति का अंश भी था। चूंकि मंत्री जिंग मेरे मामलों में बहुत शामिल होना चाहेंगे, तो यह महारानी आपकी ओर से सेवानिवृत्त सम्राट से कुछ शब्द कह सकती हैं ताकि आप महल में प्रवेश कर सकें और भविष्य में यूनुच सन की स्थिति को बदल सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो यह आपकी उस चीज को काटकर आपको हिजड़ा बनाने जैसा ही है। यह सुनकर मंत्री जिंग के माथे से ठंडे पसीने की असंख्य बूंदें एक साथ उभर आईं। वेई वेई ने उसके उस पीले चेहरे को देखा और एक और नजर के लिए फिर से बेली जियाजुए की ओर मुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। वो यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि थर्ड प्रिंस वास्तव में बहुत बड़ी क्षति पहुंचाता है। उनका 4 पाउंड का बल एक टन को धकेलने में सक्षम था, बिल्कुल वही मारता था जहां दर्द होता है। एक वाक्य इतना दम घोंटने वाला था कि मंत्री जिन को चिंतित और भयभीत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूनुच सन की स्थिति को बदलने के लिए उसे महल में भेजने आदि की बात करना केवल बाहरी रूप से दयालु था लेकिन आंतरिक रूप से अत्यधिक दुष्ट था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भले ही उसने अपनी मार्शल क्यूई खो दी हो, किसी ने भी उसके साथ अनादर का व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि शुरू से अंत तक इस आदमी के शरीर में हमेशा खतरे का एहसास होता था जिससे हर कोई इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यदि वह वैसा ही होता जैसा वह अतीत में था और अभी भी उसके पास वह चौंकाने वाली मार्शल क्यूई है जिससे दुनिया ईर्ष्या करती है, तो वॉर ड्रैगन साम्राज्य की वर्तमान शक्ति संरचना बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी वह है। सच में थर्ड प्रिंस भी यह जानने के लिए काफी समझदार थी कि वह नहीं चाहती थी कि लोग स्पिरिट फॉरेस्ट में उसके साथ हुई चीजों को जाने, और यहां तक उसने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लगता है कि मास्टर जिंग के पास पहले से ही कोई अन्य प्रश्न नहीं है। तो फिर मैं पहले निकल जाऊंगा। वेई वेई ने उदासीनता से मंत्री जिंग पर एक नजर डाली, जिसका चेहरा हरा हो गया था और बस जाने ही वाला था, लेकिन शाही रक्षकों की एक रेजिमेंट ने बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया था, जो न जाने कहां से आ गई थी। क्षमा करें, किसी अजीब कारण से मैं भ्रमित हो गया। कृपया ध्यान दें कि मंत्री जिंग के पिछले अध्याय को जिंगहू वांग में बदल दिया गया है।
गलतफहमी के लिए खेद है। यहाँ क्या हो रहा है? हेलियन वेई वेई की लंबी सुडौल भौहें अभी तक सिकुड़ी नहीं थी। और हेलियन जियो एयर पहले से ही शान से चल रही थी क्योंकि उसका हाथ उसके पूरी तरह से दुखी चेहरे पर दब गया था। बड़ी बहन, इस बार आप सचमुच बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। मुसीबत में फंसने का आरोप? मुझ पर कौन सी मुसीबत डाली गई है? वेई वेई मुस्कुराए। वह वास्तव में देखना चाहती थी कि हेलियन जियो एयर ने फिर से किस तरह की शैतानी रची है। जैसे ही आप स्पिरिट फॉरेस्ट के प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हुई, खबर आई कि बिल्ली कबीले के राजकुमार को मारने के लिए पीछा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बहन, दुनिया में ऐसा कोई संयोग नहीं हो सकता। मुझे यह न बताएं कि आप अभी भी इस बात से इनकार करना चाहते हैं। हेलियन जियो एयर की खूबसूरत निगाहें उस पर टिक गईं। उसके चेहरे पर अपनी उम्मीदों पर खरा न उतरने के कारण वेई वेई के प्रति निराशा के भाव झलक रहे थे। वेई वेई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और जानबूझकर अपने पतले होंठों को मोड़ा। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जिसने बिल्ली राजकुमार को मारने के लिए पीछा किया वह मैं ही था। यदि यह आप नहीं है, तो यह कौन हो सकता है? हेलियन मेई भी वहां चली गई और उसने भयानक अपराधों के दोषी किसी व्यक्ति को घूरकर देखने के लिए टकटकी का इस्तेमाल किया। हमने मुख्य सड़कों पर सेना तैनात कर दी है, लेकिन केवल आपका ठिकाना अज्ञात था। सबसे बड़ी बहन, मुझे पहले केवल लगा कि आप बेशर्म थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आपका दिल इतना दुर्भावनापूर्ण है, इसकी उम्मीद नहीं थी। वेई वेई बस अपना मुंह खोलने ही वाली थी। हेलियन वेई वेई, चीजें पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुकी हैं और आप अभी भी वक्रोक्ति करना चाहते हैं। यदि यह वास्तव में जैसा उन्होंने कहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्वामी कौन है, आप अभी भी जीवित रहने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं होंगे। व्हाइट फेन कबीले के लोग पहले से ही दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर मैं आपकी रक्षा करना भी चाहूं, तब भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। जिंगवू वांग ने अपनी लंबी आस्तीनें लहराई, धीरे धीरे बढ़ते गुस्से के साथ उसने उसे टोक दिया। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या अपराध किया है। यह एक गंभीर अपराध है। जो कहा गया था उसे सुनने के बाद वेई वेई ने जिंगवू वांग की ओर देखते हुए विचार किया तो यह वही था। जैसा कि बाद में पता चला, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ परेशानी थी जिसे अभिनय अकादमी के प्रिंसिपल के रूप में यह आदमी हल करने में असमर्थ था, इसलिए उसने उसे बलि का बकरा बनने के लिए प्रेरित किया। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि एक बार जब वो स्पिरिट फॉरेस्ट में प्रवेश कर गई, तो वह वापस बाहर नहीं आएगी। क्योंकि जिसने यह सब योजना बनाई थी वह और हेलियन जियो एयर थे। शुरुआत में उसने इसे केवल हेलियन जियो एयर के साथ जोड़ा, लेकिन सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर भले ही हेलियन जियो एयर उत्कृष्ट थी, फिर भी वह केवल एक नई छात्रा थी। जो व्यक्ति उस समय स्पिरिट फॉरेस्ट का नक्शा बदल सकता है जब किसी को कुछ होने का आभास या अंदाजा भी नहीं था, वह केवल अकादमी में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। अन्यथा शिक्षक अंत तक भी मानचित्र में कुछ भी गलत होने का एहसास करने से नहीं चूकते। और यह व्यक्ति कौन था? जिंगवू वांग के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। अभी वह हेलियन जियो एयर के साथ फिर से टीम बना रहे थे। एक गुलाबी चेहरे वाला शर्मिंदा अच्छा लड़का होने का नाटक कर रहा है, दूसरा सफेद चेहरे वाला कठोर बुरा आदमी होने का नाटक कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके पास शब्द न हो और वह अपराध स्वीकार करने के लिए अपना सिर झुकाए। हे, बिल्ली कबीले का राजकुमार है ना? कितना संयोग है। उसने अभी अभी एक अनुबंध किया था। वेई वेई बहुत सूक्ष्मता से मुस्कुराए। उसे इस तरह देखकर हेलियन जियो एयर को डर लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। बड़ी बहन, जब से हमने अकादमी में प्रवेश किया है, मैंने अपना दिमाग इस बात पर लगा दिया है कि लोग आपके बारे में अपनी धारणा कैसे बदल लें, लेकिन इस बार आपकी छोटी बहन ईमानदारी से शक्तिहीन है। चाहे कुछ भी हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की इंसान होंगी। हेलियन जियो एयर के शब्दों को सुनने के बाद केवल एक स्विश सुनाई दी और उन शाही रक्षकों ने अपने हाथों में पकड़ी हुई बाइकें खड़ी कर दी। इस तरह की खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए वेई वेई न केवल घबराई नहीं, बल्कि उसने धीरे से अपने मुंह के कोनों को मोड़ लिया। छोटी बहनों, शुरू से लेकर अब तक आप लोगों ने लगातार कहा है कि मैं वह हत्यारा हूं जिसने बिल्ली राजकुमार को मारने के लिए पीछा किया था, मुझे समझाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। यदि बिल्ली राजकुमार को मारने के लिए पीछा करने वाला व्यक्ति मैं नहीं था, तो आप इस बार माफी मांगने की योजना कैसे बना रही हैं? क्या आप लोग खुद को फिर से कुछ थप्पड़ मारने जा रहे हैं? आप। हेलियन मेई का स्वभाव सबसे उग्र था। वेई वेई को पिछले अपमान का जिक्र करते हुए सुनकर वह चाहती थी कि बिल्ली कबीले के शाही रक्षक इस फूहड़ शरीर को ले सके और इसे 10,000 टुकड़ों में तोड़ दे।
हेलियन जियोएर स्पष्ट रूप से बहुत ऊंचे स्तर की थी, क्योंकि उसकी आंखें अन्याय महसूस करने से आंसुओं से भर गईं और मामले को एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखा। गुरु, शिष्य जानता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अतीत में सबसे पुरानी बहन को गलत समझा है। यही कारण है कि सबसे पुरानी बहन इतनी आश्वस्त है कि वह फिर से सही होगी। इस बार शिष्या अब बोलना जारी नहीं रखेगी, केवल व्हाइट फेन कबीले के लोग अभी भी यहाँ खड़े हैं। क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में मुझे विश्वास है कि वे अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेंगी। इस बिंदु को सुनने के बाद जिंगवू वांग ने वेई वेई पर सारी आशा छोड़ दी थी, क्योंकि उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और थककर एक बड़ी लहर में अपना हाथ लहराया था। हेलियन वेई वेई, यह शिक्षक भी अब आप जैसे पापी शिष्य का प्रबंधन नहीं कर सकता है। यदि आपके पास अभी भी विवेक है, तो जल्दी से शाही रक्षकों के साथ पहाड़ से नीचे जाएं और अपने साथी छात्र बहनों और भाइयों के लिए परेशानी पैदा करने से बचें। मास्टर जिंग सही है, एक व्यक्ति ने समस्या पैदा की है, इसलिए एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हेलियन वेई वेई, यदि आप अभी भी हेलियन परिवार से हैं, तो हेलियन वंश को शर्मिंदा न करें। यह सही है। सिर्फ इसलिए कि आप अनुशासनहीन थे, दूसरों को मत फंसाओ। निंदा की आवाजें ज्वार की तरह उठी और सभी दिशाओं से फैल गईं, वेई वेई के पूरे शरीर को लगभग निगल गईं। फिर भी वेई वेई ने केवल अपना सिर झुकाया और शैतानी से मुस्कुराते हुए अपना कॉलर सीधा किया। मास्टर जिंग, हर कोई जानता है कि मैं एक बेकार हूँ, मार्शल क्यूई के एक टुकड़े के बिना भी बेकार हूँ। मैं बिल्ली कबीले के एक राजकुमार का पीछा कैसे कर पाऊंगा? एक मार्शल क्यूई मास्टर के रूप में आप इस तर्क को नहीं जान सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रिंसिपल की जगह ले रहे हैं, फिर भी काले और सफेद के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं और बुनियादी जांच किए बिना ही मुझ पर गंदे पानी का एक कटोरा डालने के लिए दौड़ पड़े। फिर आप पहले से ही मुझे अपराध के लिए दंडित करना चाहते हैं। यह कहने के बाद वह अपने पीछे दो झांग और ली परिवारों के लोगों की ओर देखने लगी। उन दिनों में जब दादाजी की घुड़सवार सेना ने सीमा पर दुश्मनों को हराया था, आपके वर्तमान गौरव के बदले में नदियों और पहाड़ों को खून से रंग दिया गया था, और आप लोगों का क्या? आप में से हर एक मेरी मृत्यु के लिए उत्सुक है। हेलियन वेई वेई अपने विचारों को उजागर करने के बाद जिंगवू वांग गुस्से में शर्मिंदा हो गया और जोर से दहाड़ने लगा। मैं आमतौर पर तुम्हारे प्रति निर्दयी नहीं होता, फिर भी तुमने मुझे इस तरह फंसा दिया। यह व्यवहार बहुत ही शर्मनाक है। वेई वेई ने इस बारे में सोचा और उसकी भौहें उछल गईं। फंसाना? मास्टर जिंग, शुरू से ही आपने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं निकाला कि बिल्ली कबीले के राजकुमार को मारने के लिए पीछा करने वाला व्यक्ति मैं ही हूं। अगर हम फंसाने की बात कर रहे हैं, तो हमें कहना चाहिए कि शिक्षक, आप मुझे फंसा रहे हैं। मास्टर, आपको उसके साथ लंबे समय तक उलझने की जरूरत नहीं है। यह विद्रोही मूल रूप से आपकी दयालुता को महसूस करने में असमर्थ है। हेलियन मेई ने छलांग लगा दी। वो हमेशा आत्मसंतुष्ट और बिगड़ल रही है और मूल रूप से अच्छे और बुरे में अंतर करने में असमर्थ है। अगर हम सबूतों की बात करें तो क्या उसके पास अपनी स्थिति साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है? और उस दौरान हम सभी पहले ही स्पिरिट फॉरेस्ट छोड़ चुके थे। केवल उसने मानचित्र पर दिशानिर्देशों का पालन किए बिना काम किया। उसने स्पष्ट रूप से कुछ शर्मनाक किया है। यह सुनकर वेई वेई के होंठ मुड़ गए। छोटी बहन, तुमसे किसने कहा कि मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है? क्या? हेलियन मेई स्तब्ध थी। जब हेलियन जियोएर ने ये शब्द सुने तो उसकी आत्मसंतुष्ट मुस्कान भी उसके मुंह के सिरे पर कठोर हो गई। असंभव। यह असंभव है कि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत हो। उन्होंने उस पर अपराध थोपने का साहस इसलिए किया क्योंकि अकादमी के भीतर सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित किया जा चुका था। अगर शिक्षकों को कुछ भी पता चला, तो उन्हें चुप करा दिया जाएगा और वे इस फूहड़ की ओर से गवाही देने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे। फिर दुनिया में वह सबूत कहां से आया जिसके बारे में उसने बात की थी? लिटिल व्हाइट, बाहर आओ। वेई वेई की आवाज बहुत भावहीन थी, फिर भी उसमें से एक ठंडक निकल रही थी जिससे लोग ठिठुर गए। आओ और उन्हें बताओ कि वास्तविक तथ्य क्या है। वह किससे बात कर रही थी? एक दूसरे को देखने पर सभी को कुछ समझ नहीं आया। वेई वेई को इस तरह शांत और धैर्यवान देखकर हेलियन जियोएर के दिल की गहराई से बेचैनी अचानक उभर आई। हालांकि इससे पहले कि वह दोबारा अपना मुंह खोलती, वेई वेई के कंधे से धुंध का एक बादल उठा, जो धीरे धीरे एक सफेद बिल्ली में बदल गया। जब उन्होंने उस सफेद बिल्ली को देखा, तो अकादमी के छात्रों को अभी भी समझ नहीं आया, लेकिन किनारे पर खड़े व्हाइट फेन कबीले के उन शाही अंगरक्षकों ने एक एक करके अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि उन सभी के चेहरे पर अविश्वास भर गया था। वे एक साथ चिल्लाए, महारानी, क्या? यह छोटी बिल्ली आश्चर्यजनक रूप से व्हाइट फेन कबीले का राजकुमार थी।
यह कैसे संभव है? यह इतना कम कैसे हो गया? जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा था मानो इसमें मानव आकृति में बदलने की क्षमता ही नहीं है। यह व्हाइट फेन कबीले का राजकुमार कैसे हो सकता है? जब हेलियन मेई ने इसे संबोधित करने वाली आवाजें सुनी, तो उसे स्पष्ट रूप से कुछ हद तक इस पर विश्वास नहीं हुआ। शाही अंगरक्षकों, आपसे गलती नहीं हो सकती, ठीक है? हरगिज नहीं। वे शाही अंगरक्षक उत्साहपूर्वक हेलियन वेई वेई की ओर मुड़े और आगे बढ़ गए। हेलियन जियोएर उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि पहले से ही पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि वे शाही अंगरक्षक पहले से ही वेई वेई के सामने खड़े थे। उन्होंने डर और घबराहट से उस सफेद बिल्ली को देखा। महाराज, आपका यह रूप कैसे आया? यहां तक कि उसका असली शरीर भी उजागर हो गया। सफेद बिल्ली ने अपने आसपास के लोगों के समूह को स्कैन किया, उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। आपको सेना भेजने के लिए किसने कहा, और फिर किसने आपको बताया कि वह मुझे मारने के लिए पीछा कर रही थी? यदि यह वेई वेई के लिए नहीं होता, तो यह राजकुमार एक राक्षसी जानवर के कारण अपनी जान गंवा देता। आप लोगों ने लोगों को अपना शोषण करने की अनुमति भी दी, ताकि वे आए और हमारे व्हाइट फेन कबीले के संरक्षक को गिरफ्तार करें। आप लोग बहुत मूर्ख हैं। शाही रक्षकों को तब तक डांटा गया जब तक कि उनके चेहरे और सिर निराशा से लटक नहीं गए, यहां तक कि खंडन करने का साहस भी नहीं कर सके। एक बार जब सफेद बिल्ली की आवाज उसके मुंह से निकली, तो उसने वेई वेई पर किसी भी संदेह को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वो न केवल उसे मारने के लिए उसका पीछा करने में निर्दोष थी, बल्कि उसने व्हाइट फेन कबीले के शाही वंशज की भी रक्षा की। यह तथ्य सबके चेहरे पर हथेली के तमाचे, थप्पड़ तमाचे जैसा ही था। उस पल के दौरान हेलियन जियोएर का पीला चेहरा बेहद भ्रमित हो गया। चाहे कुछ भी हो, उसके लिए यह कल्पना करना कठिन था कि पर्दे के पीछे उनके कार्यों के कारण वेई वेई ने व्हाइट फेन कबीले के राजकुमार की जान बचाई। जिंग वू वांग की अभिव्यक्ति और भी अधिक घबराहट भरी थी। वह नहीं जानता था कि उस पर फेंकी गई प्रश्नवाचक निगाहों का सामना कैसे किया जाए। चूंकि मास्टर जिंग मुझे अपराध के लिए दंडित करना चाहता है, तो आगे बढ़ें और मुझे दंडित करें। वेई वेई उदासीनता से मुस्कुराई और अपनी रीढ़ बिल्कुल सीधी करके खड़ी रही। भले ही वह मोटे कपड़े से बने गंदे कपड़े पहनती थी और उसका छोटा सा चेहरा इतना काला था कि उसका रंग राख जैसा काला था, फिर भी उसने सभी को एक प्रकार का अवर्णनीय उत्पीड़न का एहसास कराया। मैं, हेलियन वेई वेई, हर किसी की इच्छा के अनुसार युद्ध में दिवंगत हेलियन परिवार की हजारों आत्माओं के साथ जाऊंगा। यह सुनते ही मौके पर हंगामा मच गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वेई वेई इतने दृढ़ तरीके से बोलेंगे। इसलिए भले ही जिंग वू वांग समझौता करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए कोई बहाना नहीं मिल सका। वह जो कर रही थी वह उसे सजा दिलाने के लिए थी। वह स्पष्ट रूप से उसके हाथ पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी वह अकादमी के कार्यवाहक प्राचार्य थे। यदि उन्होंने कोई गलती की तो वे अपना पद खो देंगे। टुसु फैंग से छुटकारा पाने के लिए 4 महान कुलों के बुजुर्गों के लिए हाथ मिलाना बहुत मुश्किल था। उसे ऊपर चढ़ने का अवसर देना। अभी इतना शोर शराबा वाला मामला पहले से ही शाही परिवार के लोगों को टुसु फैंग को वापस बुलाने का औचित्य देने के लिए पर्याप्त था। यदि वेई वेई बिना किसी दया के इस रास्ते पर चलता रहा, तो यह बहुत संभव है कि उसे एक छात्र के खिलाफ अन्याय करने के अपराध में धकेल दिया जाएगा। जब वह समय आएगा, तो कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में उनकी स्थिति का तो जिक्र ही नहीं, यहां तक सुपीरियर कंपाउंड के प्रमुख के रूप में उनका पद भी संभवतः खो जाएगा। जब मुरोंग चांग फैंग दौड़े और ठीक यही दृश्य देखा, तो उनकी नजर भीड़ के बीच में खड़ी महिला पर पड़ी, और महसूस किया कि उसकी पीठ का न झुकने वाला अकेला दृश्य कुछ हद तक चकाचौंध करने वाला था। उसका पहले से उदासीन हृदय उस क्षण अचानक धड़कने लगा। हालांकि इससे वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में उनके निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिंग वू वांग मुरोंग प्रिंस की हवेली और सु परिवार का सहकारी शतरंज टुकड़ा था, जिसे 10 से अधिक साल पहले व्हाइट अकादमी में लगाया गया था। बड़ी कठिनाई से अब अंततः उसे उपयोग में लाया गया। इस महत्वपूर्ण समय में इतने मामूली मामले के कारण जिंग वू वांग को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है और संभवतः उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जिंग वू वांग के पास वास्तव में कहने के लिए कुछ नहीं था। वर्तमान में वह पहले से ही एक दुविधा में फंस गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे उत्तर दिया, यह गलत होगा। यह बिल्कुल गर्म आलू को पकड़ने जैसा था। वेई वेई मंद मंद मुस्कुराए। इस बार उसे उन लोगों को पूरी तरह से चुप कराने में सक्षम होना चाहिए जिन्होंने इतने वर्षों में उसका उपहास करने में भाग लिया था। माहौल तुरंत गतिरोध में पड़ गया। जाहिर तौर पर सभी छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे थे। वेई वेई, अभी मामले की सच्चाई पहले ही सामने आ चुकी है।
तीसरा राजकुमार भी यहाँ है और स्वाभाविक रूप से उसने अपने मन में एक निर्णय बना लिया है। मास्टर जिंग के पास निश्चित रूप से यह निर्णय लेने की योग्यता नहीं है। आवाज के भव्य और स्थिर स्वर ने संक्षिप्त चुप्पी को तोड़ दिया। वेई वेई ने पीछे मुड़कर देखा और केवल मुरोंग चांग फैन को उदासीन भाव के साथ उसके पीछे खड़ा देखा क्योंकि उसकी नजर हेलियन जियोएर और जिंगवू वांग पर पड़ी। उसके बाद उन्होंने पक्षपात का कोई भी अंश उजागर किए बिना नजरें फेर ली। जिंगवू वांग पर जो दबाव था उसे दूर करने के लिए एक छोटा सा वाक्य ही काफी था। वेई वेई की निगाहें उस पर टिक गईं। सेकंड समय, यह दूसरी बार था जब उसने उसकी योजनाओं को रद्द कर दिया। जब लॉर्ड मुरोंग बोलते थे तो स्वाभाविक रूप से हर कोई सुनता था। यह अभिजात वर्ग की भीड़ के भीतर दोस्तों का नेटवर्क था। जब कुछ भी हुआ तो ऐसा लगा जैसे वास्तविक तथ्य बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थे। उन्होंने पहले एक बौद्ध मंदिर के मुख्य हॉल में दृढ़ निष्ठा के साथ उनके साथ खड़े रहने की शपथ ली। अदालत में ऊपर से नीचे तक हर कोई जानता था कि वह वेई वेई, लॉर्ड मुरोंग चांग फैन की भावी पत्नी होगी। फिर भी अब न केवल उसने उसका समर्थन नहीं किया बल्कि इसके विपरीत समय के साथ वह एक तेज तलवार में तब्दील हो गया और पीछे से सीधे उसकी पीठ में वार कर दिया, जिससे बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मौत हो गई। सभी ने कहा कि उसने खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया कि वह उसके लायक नहीं थी। फिर भी किसी को याद नहीं आया कि वह कौन था जो मूल रूप से बार बार रक्षा प्रभाग का दौरा करता था ताकि वह उसके साथ खेल सके। दरअसल उस समय वही था जो उसे एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया और सबसे खूबसूरत दृश्यों का दर्शन कराने का वादा किया। फिर भी उसने उसे जाने दिया और उसके सिर से बहते खून की परवाह किए बिना उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए मुरोंग चांग फैंग ने जिंगवू वांग की रक्षा करने, हेलियन जियोएर की रक्षा करने और उसे त्यागने का फैसला किया। वेई वेई को गहरा तिरस्कार और घृणा महसूस हुई। हालांकि मुरोंग चांग फैंग ने गलत समझा और यहां तक सोचा कि वह याद कर रही थी, इसलिए उसकी नजर कुछ हद तक नर्म हो गई। बगल में खड़े जिंगवू वांग को पता था कि मुरोंग चांग फैंग उसे बाहर निकलने का रास्ता दे रहा है, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया। भगवान का अधिकार है। मैं केवल मार्शल क्यूई का शिक्षक हूं। मैं कैसे जान सकता हूं कि इस मामले में क्या दंडनीय था या क्या नहीं। इतना कहने के बाद वह बेली जिया जुए की ओर मुड़ गया। कैसा रहेगा कि हम तीसरे राजकुमार को निर्णय लेने दें। एक बार जब वेई वेई ने यह सुना तो उन्हें लगा कि सब कुछ निराशाजनक था। शाही परिवार के लोग अज्ञानता का दिखावा करने में सबसे अच्छे थे। इस तरह के एक तुच्छ मामले के संबंध में तीसरा राजकुमार स्वाभाविक रूप से जिंगवू वांग और अन्य लोगों के पक्ष में खड़ा होगा, खासकर जब शाही संघ जिसे उसने बंद दरवाजों के पीछे चुना था वह उस पक्ष में था। और वे संभ्रांत युवा लड़के और महिलाएं इन नियमों को सबसे अधिक समझते थे। वहां भी कोई नहीं होगा जो उसके लिए बोलकर मदद करेगा। सावधानीपूर्वक जांच करने पर वह बस अपने दम पर लड़ रही थी। वेई वेई के विचार अभी पूरी तरह से आकार नहीं ले पाए थे जब उन्होंने बेली जिया जू को घोड़े से नीचे कूदते देखा। चांदी का मुखौटा पहने, भव्य वस्त्र पहने उनका चेहरा असाधारण रूप से सुंदर लग रहा था। घनी भौहें और पलकें, गहराई से छिपी हुई काली पुतलियां लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। क्या मैंने कोई निर्णय लिया है? बेली जिया जू ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसकी लंबी और संकीर्ण शैतानी आंखों में उदासीनता झलक रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस मामले से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर इसे एक गंभीर अपराध ही रहने दें। मृत्युदंड वाला अपराध। हेलियन वेई वेई के हाथ भिंच गए। कितना महान तीसरा राजकुमार है जो एक उपकारी को इस तरह से लात मार रहा है। वह सारा खरगोश का मांस जो उसने स्पिरिट फॉरेस्ट में भूना था, बिना किसी अपवाद के आखिरकार एक कुत्ते को खिलाया गया था। सचमुच उसमें जरा भी विवेक नहीं था। जरा ठहरिए। वेई वेई की भौहें उछल गईं। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर अपराध था, तो वह अपना हाथ क्यों फैला रहे थे? वह यह नहीं सोच रहा है कि उसका हाथ इतना सुंदर है कि वह उसे माफ कर देगी। वेई वेई की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और मूल रूप से उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ने वाली थी, लेकिन उसका पूरा शरीर उस आदमी की आंखों में समा गया जो एक प्राचीन कुएं जितनी गहरी और काली स्याही जितनी गहरी थी। उस जोड़ी आंखों में जादू सा लग रहा था, मानो वे उसे अपने अंदर समा लें। वेई वेई खाली हो गए। क्या वह उसे मृत्युदंड नहीं देना चाहता था? मरने से पहले वह अब भी उसका हाथ क्यों पकड़ना चाहता था? उसने सोचा कि तीसरा राजकुमार बहुत अच्छा आचरण करना जानता है। वह उसे मृत्यु के द्वार का सामना करने से पहले खाने के लिए मिठाइयां देता है, ताकि जब वह नरक में पहुंचे तो उसे उचित रूप से नाराज न होना पड़े। भूल जाओ कि वह सचमुच अब भी उस तरह थोड़ी नर्म दिल हो सकती है। हालांकि उसने वास्तव में उसे बहुत कम आंका।
क्या उसने सोचा था कि वह उसे लुभाने के लिए अपने मर्दाना आकर्षण का इस्तेमाल कर सकता है और वह आत्मसमर्पण कर देगी? हेलियन परिवार की इस लड़की की वजह से हिजड़ा सन पागल हो रहा था। उसने अपनी आवाज धीमी की और उत्सुकता से उससे आग्रह किया, मिस हेलियन, मास्टर आपकी मदद कर रहे हैं। ओह, क्या आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए और उनका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए? आप कब तक उन्हें नीचे झुकने का इरादा रखती हैं? वेई वेई ने वास्तव में नहीं सोचा था कि तीसरा राजकुमार उसकी मदद करेगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों के पोरों पर रख दिया। स्पर्श ने अप्रत्याशित रूप से उसे लंगड़ा और सुन्न महसूस कराया। जैसे कि उसके हाथ पर लगी गंदगी से बचते हुए उसने अपना हाथ ढीला करने से कुछ देर पहले ही उसे पकड़ लिया था। उसके ईमानदार लेकिन दुष्ट सुंदर चेहरे पर एक शालीनता थी जिसे किसी भी अपवित्र चीज ने नहीं छुआ था। उनके सुरम्य स्वरूप से कोई उनकी मनःस्थिति का पता नहीं लगा सकता। उसे पता चला कि वह वास्तव में इस तीसरे राजकुमार को देखने में असमर्थ थी। उसके बाद उसने उसे कहते हुए सुना, वो अकादमी के कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं, फिर भी उन्होंने युवा पीढ़ी के एक वफादार और नेक व्यक्ति को फंसाने का बीड़ा उठाया। स्वाभाविक रूप से यह एक बड़ा अपराध है। उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे यह अन्य लोगों के गले को दबा सकती है। हर किसी को दिल की गहराइयों से ठंडक महसूस हो रही थी। उनका खून मानो जम गया हो। यह इतना शांत था कि वे अपने रक्त के प्रवाह की आवाज सुन सकते थे। यह इतना शांत था कि यह डरावना था। हवा भी रुकी हुई सी लग रही थी। जिंग वू वांग का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो सिर से पांव तक वहीं खड़ा रहा। जब उसने जमीन पर घुटने टेके तो एक पुट की आवाज आई। संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि वह शक्ति बहुत अधिक थी, इतनी महान कि उसने हेलियन जियोएर को भी तुरंत ठंड से कांपने पर मजबूर कर दिया, जबकि पसीने से उसके हाथ की हथेली में रुमाल भीग गया। जैसे ही उसने बेली जियाजू को देखा, उसका मुंह बोलने के लिए खुल गया, फिर भी उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। मुरोंग चांग फेंग ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि चीजें इस तरह विकसित होंगी। उसके चेहरे पर आश्चर्य की रेखा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा एकनिष्ठ उदासीन रहने वाला तीसरा राजकुमार आश्चर्यजनक रूप से इस मामले में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा एक बार जब उसने नियंत्रण ले लिया तो वह इतना जबरदस्त हो गया, ऐसा कि मुरोंग चांग फेंग, जो उसका खंडन करना चाहता था, पूरी तरह से इसके लिए कोई बहाना नहीं ढूंढ सका। युवा पीढ़ी के एक वफादार और नेक व्यक्ति को फंसाना, इतना बड़ा जाल जारी होने के बाद, चाहे इसमें कितने भी लोग शामिल हो, उन सभी ने बहुत बड़ा अपराध किया होगा। केवल हेलियन में ही मनोदशा को ठीक से समझने में सक्षम नहीं थी, बल्कि यह कहें कि वह मनोदशा को समझ नहीं पाई। इसके बजाय मान लीजिए कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना ऊंचा और अलग थलग रहने वाला तीसरा राजकुमार किसी निकम्मे की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा। महाराज, क्या आपने इसे गलत कहा? जिस व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई वह जिंग वू वांग कैसे हो सकता है? हेलियन मेई ने गुस्से में वेई वेई की ओर इशारा किया। स्पष्ट रूप से यह लड़की अथाह इरादे पाल रही थी। उसने पहले ही बिल्ली कबीले के राजकुमार को बचा लिया था और शिक्षक को फंसाने के लिए आखिरी मिनट तक कुछ नहीं कहा। एक बार जब हेलियन जियोएर ने ये शब्द सुने तो उसे पता चला कि लानत है। जैसे ही वह आगे बढ़ी और जल्दी से डांटने लगी, छोटी बहन, चुप रहो। मैं चुप क्यों रहूं? बड़ी बहन, इस लड़की को देखो। क्या वह वैसी ही है जैसी पहले थी? बिल्कुल नहीं। वह बिल्कुल चालाक छोटी सांप है। हम केवल थोड़ा सा भटके थे, फिर भी वह बिना जाने दिए मजबूती से काटती है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि उसने हाल ही में आकर्षण और धोखा देने के कुछ तरीके कहां से सीखे हैं। यहां तक कि महामहिम भी, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। थप्पड़। हेलियन जियोएर ने देखा कि आसपास के लोग धीरे धीरे समझ में आ रहे थे और उस आदमी की आंखें गहरे तालाब की तरह बर्फ जैसी ठंडी हो रही थी। अब और बर्दाश्त नहीं कर पाने पर उसने अपने हाथ की हथेली का उपयोग करते हुए हेलियन मेई के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ ने न केवल उस समय हेलियन मेई को स्तब्ध कर दिया, बल्कि वेई वेई को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई, जिसके बाद उसने सफेद बिल्ली को सहलाया। उसके मुंह के कोने एक शैतानी मुस्कुराहट के भाव में डूब गए। हेलियन जियोएर की छाती ऊपर नीचे हिल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह अपना गुस्सा दबा रही हो। वो स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह किस प्रकार का आदमी था। जिन महिलाओं को वह पहले ही अस्वीकार कर चुका था उनकी संख्या असंख्य थी। उनके जैसे उच्च और अलग थलग व्यक्ति को सबसे अधिक नफरत इस बात से थी कि लोगों ने उन्हें खड़ा कर दिया। इसीलिए पिछले कई वर्षों से वह उसके सामने हमेशा चुप रहती थी। यहां तक अगर उसने उससे संबंधित खबरें सुनी तो वह भी केवल संकोचपूर्वक मुस्कुराए।
इतना कि जब उसे थर्ड प्रिंस द्वारा पत्नी चुनने के बारे में पता चला तो उसने अपनी भावनाओं के बारे में किसी को भी नहीं बताया। उसने दिखावा किया कि उसे उसकी ज्यादा परवाह नहीं है। यहाँ तक कि जब प्रतिष्ठित परिवारों की अन्य लड़कियों ने उससे पूछा तो उसने भी अपनी आत्मसंतुष्टि और प्रसन्नता को यथासंभव दबा दिया। लेकिन अब कैसा रहेगा? एक ही पल में हेलियन मेई ने अपने दिल की गहराइयों के सारे राज सबके सामने उजागर कर दिए। वह लगभग कल्पना कर सकती थी कि वे लड़कियां जो सामान्यतः उसके साथ अच्छे संबंध रखती थी और थर्ड प्रिंस के बारे में बात करने के लिए उसे खींचती थी, अब उसे कैसे देखती होंगी। यह पर्याप्त है कि उसकी तीसरी बहन स्वयं मूर्ख थी, लेकिन उसे भी नीचे खींचना पड़ा। यह हेलियन जियोएर को क्रोधित कैसे नहीं कर सकता? तुमने मुझे मारा। दूसरी बहन, तुम मुझे मारने की हद तक चली गई। हेलियन मेई की चीखें अवर्णनीय रूप से कान छिदवाने वाली थी। वह जितनी क्रोधी थी, उसने घूर कर देखा और झपट्टा मारकर हेलियन जियोएर के बाल पकड़ने लगी। वह इतने सारे लोगों के सामने चेहरे पर थप्पड़ खाना स्वीकार नहीं कर सकती थी। हेलियन जियोएर को लगा कि वह नहीं जानती कि संयम कैसे बरता जाए और वह वास्तव में क्रोधित हो गई। उसने हेलियन मेई की कलाई पकड़ ली और धीमी आवाज में कहा, अब आप रुकें। हेलियन मेई, क्या आपका इरादा है कि हर कोई हम बहनों का मजाक उड़ाए? अगर वे मजाक कर रहे हैं तो उन्हें करने दो। हेलियन मेई को उग्र क्रोध से भरे पेट में उकसाया गया था। हेलियन जियोएर नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले, बल्कि उसने ठान लिया था कि या तो मछली मर जाएगी या जाल फट जाएगा, वह अपनी जान भी दांव पर लगा देगी। किसी भी मामले में, बचपन से लेकर अब तक, मैं आपके लिए एक मजाक के अलावा कुछ नहीं रहा हूं। हेलियन जियोएर रुका। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मुझे अन्यथा मत बताओ। क्या ऐसा नहीं है? हेलियन मेई जोर से चिल्लाई। उसके सामान्य स्वभाव की तुलना में यह स्पष्ट रूप से और भी अधिक लापरवाह, पूरी तरह से अनियंत्रित था। उसने मूल रूप से अपना बदसूरत पक्ष लिया और इसे पूरी तरह से दुनिया के सामने उजागर कर दिया। चाहे कोई भी दुष्कर्म हो, आपने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। मैं केवल आपका उपकरण था। आप जहां भी हमला करने के लिए कहते हैं, मुझे वहां हमला करना चाहिए। और परिणाम यह हुआ कि आपने अपने लिए एक अच्छा नाम कमाया, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक पिता भी आपसे अधिक प्यार करते हैं। उन्हें ठीक से देखना चाहिए कि आप वास्तव में कुछ भी नहीं है। हेलियन मेई। हेलियन जियोएर हर तरफ कांप उठा और शांत स्वर में डांटा, आज आपके साथ क्या मामला है? हेलियन मेई ठंडे स्वर में मुस्कुराए। उसकी दो जोड़ी आंखें लाल थीं। मैं केवल तुम्हारी हथेली के थप्पड़ से जागा हूं, दुष्ट वेश्या। यह दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। किसी को यह जानना चाहिए कि खूबसूरत बहनों की यह जोड़ी आमतौर पर उन सभी को पसंद आती थी जिन्होंने उन्हें देखा था। बड़ी वाली मधुर स्वभाव वाली और सुंदर थी। छोटा बच्चा जिंदादिल स्वभाव का था। जब वे बोलते थे तब भी वे लोगों का स्नेह आकर्षित करते थे। लेकिन आज देखिए, ये क्या था? वह बिल्कुल एक सड़क छाप की तरह थी। हे भगवान! जबकि सभी के मुंह सदमे से खुले हुए थे, केवल बेली जिया जुए ने अपने बगल में वेई वेई पर नजर डाली। उसकी नजर एक प्राचीन कुएं की तरह भावहीन, ठंडी और गहराई से छिपी हुई थी। उस क्षण भर के दौरान वेई वेई ने सोचा कि उसे देख लिया गया है। हालांकि इसके बारे में फिर से सोचने के बाद, अगर वह आर पार दिख भी गई तो क्या हुआ? उसकी खूबसूरत फीनिक्स आकार की आंखें ऊपर की ओर थीं, जो मनोवृत्ति से भरे पेट का आभास दे रही थी। यह थर्ड प्रिंस को एक दुर्भावनापूर्ण बिगड़ल लड़की की छवि के साथ छोड़ने और भविष्य में पत्नी चयन के मामले में उस पर पड़ने वाली परेशानी से खुद को बचाने का सही मौका था, जो अच्छा नहीं होगा। नतीजतन वेई वेई ने आत्मिक जानवर को अपने कंधे पर थपथपाया और ऐसी आवाज का इस्तेमाल किया जिसे केवल दो लोग ही हल्के से हंसने और कहने के लिए सुन सकते थे, लिटिल व्हाइट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं किया है। मैंने केवल उसकी बड़ी बहन का सही समय पर थप्पड़ मारा है और उससे अपने दिल की बात जोर से कहलवा ली है, बस इतना ही। सफेद बिल्ली ने अपने सामने लड़ाई में उलझे दो लोगों को हिकारत से देखा और घृणा से अपनी मूंछों को सहलाया। इस वजह से वेई वेई एक पत्थर से दो शिकार करने में सक्षम थे। जब बेली जिया जुए ने ये शब्द सुने तो उसकी आंखें वास्तव में और अधिक गंभीर हो गईं, यहां तक कि उसके मुंह के कोने एक प्रकार की दुष्ट चाप में बदल गए। इससे कुछ समय के लिए यूनुच सन को संदेह हुआ कि क्या उसकी अपनी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। अन्यथा उसका मालिक एक सांवली लड़की के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करेगा? यह एक गलत धारणा थी, यह एक गलत धारणा होगी। और इस समय वह व्यक्ति जो अतीत में निर्दोष और शुद्ध दिखाई देता था, हेलियन जियोएर, पहले से ही हेलियन मेई द्वारा उसके बाल पकड़ लिए गए थे।
उसकी खोपड़ी से स्थानांतरित दर्द इतना दर्दनाक था, इसने हेलियन जियोएर को कसम खाने और शाप देने की अपनी इच्छा को नियंत्रित करने में लगभग असमर्थ बना दिया। जब उसने हेलियन मेई को घूर कर देखा तो वह पूरी तरह से हताश हो गई। वह जानती थी कि अधिक कहने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वह क्यूई को अपने शरीर में इकट्ठा कर सकती थी। एक बार जब उसने खुद पर जोर लगाया तो हेलियन मेई 1 मीटर से अधिक दूर धकेल दी गई। मुरोंग चांग फैन का रंग राख जैसा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। हेलियन मेई, जो हमेशा हेलियन जियोएर की बात सुनती थी, ये भयानक बातें कैसे कह सकती थी। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने रक्षा प्रभाग का दौरा किया था तो बहनों की यह जोड़ी स्पष्ट रूप से ऐसी नहीं थी जिस तरह से वे अब हैं। उस समय की तुलना में वे वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के समान भिन्न है। क्या ऐसा हो सकता है कि यही उनका असली स्वभाव हो? मुरोंग चांग फैन का शरीर अकड़ गया। हेलियन जियोएर अभी भी थोड़ा बेहतर थी, हालांकि वह सामान्य से अधिक उग्र दिखाई दी। वह हेलियन मेई बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह थी। अगर उसे इस तरह बोलना जारी रखने की इजाजत दी गई तो वह कुछ और मामला सामने ला सकती है, लेकिन अगर उसने उन्हें बचाने के लिए कुछ कहा तो यह भी बेशर्मी होगी। थंब। हेलियन मेई को जमकर जमीन पर गिराया गया। एक के बाद एक आसपास के लोगों की टिप्पणियां उसके कानों में पड़ी। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और धीरे धीरे अपना सिर साफ करने में सक्षम हो गई। उन बातों को याद करते हुए जो उसने अभी पहले कही थी, उसका रंग तुरंत बहुत बदल गया। ऐसा क्यों था? इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अभी ऐसा लग रहा था मानो वह भूत प्रेत में थी, वह सब कुछ कह रही थी जो उसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं। हेलियन मेई ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाए। कौन था? मुझे किसने फंसाया? मैं ये बातें कहना ही नहीं चाहता था। इसके लिए किया गया है सब कुछ बर्बाद हो गया था। हेलियन मेई के चेहरे पर निराशा के भाव झलक रहे थे। उसका गला कड़वे और खट्टे स्वाद से भर गया था। उसने अपने आसपास के लोगों को देखने की हिम्मत नहीं की। औरतों और प्रतिष्ठित परिवारों के सभी युवक भी यहाँ खड़े थे। उसका आचरण अभी इतना असभ्य था, उसे डर था कि वह भविष्य में शादी नहीं कर पाएगी। यह देखकर हेलियन जियोएर भी तुरंत रो पड़े। बहनों की एक जोड़ी के रूप में उन्होंने पहले कभी ऐसी दुखद दृष्टि नहीं देखी थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह मामला वेई वेई से संबंधित नहीं था। वह यह भी जानती थी कि ऐसे समय में वह अब उग्र नहीं हो सकती और लोगों की सहानुभूति जगाने के लिए उसे नर्म होना होगा। यही कारण है कि हेलियन जियोएर ने अपनी पूर्व नफरत की उपेक्षा की, हेलियन मेई को गले लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और मुरोंग चांग फैन की दिशा का सामना करने के लिए घूम गई, जबकि उसने धीरे से बुलाया, भगवान, छोटी बहन जरूर किसी राक्षसी श्राप का शिकार हुई होगी, इसीलिए वह अपने दिल के खिलाफ गई और इस तरह की बातें बोली। जियोएर भगवान से विनती करती है कि वह हम बहनों को पहले जाने और आराम करने की अनुमति दे। हेलियन मेई का अचानक पागल हो जाना भी अच्छी बात थी। हालांकि वह अपनी सगी छोटी बहन को भी अपनी प्रतिष्ठा खोते हुए नहीं देखना चाहती थी। हालांकि इस तरह वह एक रास्ता निकालने में सक्षम है। अन्यथा तीसरा राजकुमार उसे और जिंग वू वान को एक साथ नीचे खींच सकता है। फिलहाल वह इस मामले में मची अफरा तफरी का फायदा उठा सकती है। हालांकि वेई वेई कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नुकसान सह सके और उसे जाने दे। उसने हेलियन जियोएर की ओर देखा और गुनगुने स्वर में बोली, दूसरी बहन, आप मुझ पर गलत आरोप लगाने के बाद बस जाने वाली हैं, क्या ऐसा है? हेलियन जियोएर की भुजाएं सख्त हो गईं क्योंकि उसकी खूबसूरत आंखें लाल हो गईं और वेई वेई पर नजर पड़ते ही आंसू टपकने लगे। दूर से देखने पर जो लोग नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, वे भी सोचेंगे कि इसके बजाय वह वही थी जिसके साथ अन्याय हुआ था। हालांकि सभी को पहले से ही पता था कि हालात बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। यही कारण है कि इस बार उसका दयनीय होना उपयोगी नहीं था। ऐसा कि मुरोंग चांग फैंग ने भी उसकी मदद के लिए दोबारा बात नहीं की। हेलियन जियोएर को पता था कि इस बार उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और माफी मांगनी होगी। जैसे ही उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा नीचे झुका, उसकी आंखों में दुर्भावना झलकने लगी। वह वेई वेई की ओर मुड़ी और झुक गई, जिसके बाद उसका निचला जबड़ा भींच गया। बड़ी बहन, इस बार छोटी बहन गलत है। मुझे बिना किसी जांच के आप पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए था। यह अच्छा है कि आप जानते हैं कि आप गलत हैं। वेई वेई हंसे। मुझे जिस बात का डर है वह यह है कि अब तक छोटी बहन का दिल अभी भी असंबद्ध है, अन्यथा एक असंबद्ध हृदय के साथ क्यों रूखा है और इसके बारे में अनिच्छुक महसूस करता है। हेलियन जियोएर ने दृढ़ता से अपनी उंगलियों को पकड़ लिया क्योंकि उसकी पीठ फिर से झुक गई और यहाँ तक दोनों घुटने तुरंत मुड़ गए और जमीन को छू गए, जबकि उसका चेहरा एक उथली मुस्कान को सहारा देने के लिए तनावग्रस्त था। क्या बड़ी बहन अब संतुष्ट है?
मैं संतुष्ट हूं या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो तुम हो, छोटी बहन। वेई वेई ने अपने पतले होंठ मोड़े और प्रत्येक शब्द के बाद रुक गई। क्या आप जमा करेंगे? उसने जानबूझकर ऐसा किया। वह जानबूझकर आखिरी 3 शब्दों पर जोर देना चाहती थी। हेलियन जियोएर इतने गुस्से में थी कि उसका पूरा चेहरा मुड़ गया, फिर भी वह मदद नहीं कर सकी लेकिन खुद को और नीचे कर लिया और कांपते जबड़े के साथ जवाब दिया। सबमिट किया। ये 2 शब्द कहने के बाद हेलियन जियोएर के हाथ के रुमाल ने खून के धब्बों की परतों को सोख लिया। इस मुद्रा के साथ उसका चेहरा वेई वेई के सामने रखना उसे मार डालने से कहीं अधिक कठिन था इसे सहन करना। वह अपने मुंह पर तमाचा मारना पसंद करेगी बजाय इसके कि दूसरे लोग उसे इस तरह देखें, उसे घुटनों के बल झुकते हुए देखें, जबकि वेई वेई के पास सारी महिमा थी। इतना ही नहीं, इस बार उन्होंने उसकी छोटी बहन की प्रतिष्ठा के साथ साथ अकादमी में एक जीवन रेखा भी खो दी, जिसे सु परिवार इतने सालों से रिश्वत दे रहा था। यदि दादाजी को इस बात का पता चल गया तो वे अवश्य ही क्रोधित हो उठेंगे। और तीसरा राजकुमार भी। वेई वेई के पास वह आदमी कैसे हो सकता है जो उसे किसी अन्य व्यक्ति के सामने झुकते हुए देख सके? ये सभी चीजें उस फूहड़ वेई वेई के कारण हो रही थी। हेलियन जियोएर की इच्छा थी कि वह उसे अभी मार सके, लेकिन वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए वह केवल अपने पतले होठों को काट सकती थी और उन शाही रक्षकों को जिंगवू वान को खींचकर ले जाने की अनुमति दे सकती थी। चाहे वह कोई भी तरीका इस्तेमाल करे, उसे उस छोटी सी फूहड़ता से निपटना ही होगा। वह ग्रैंड मार्शल क्यूई प्रतियोगिता तक इंतजार नहीं कर सकती थी और पत्नी चयन के बाद तक भी इंतजार नहीं कर सकती थी। वह चाहती थी कि वह छोटी वेश्या अब मर जाए। हेलियन जियोएर की आंखों की रोशनी चली गई, फिर दुर्भावनापूर्ण इरादे से फट गई। फिर भी वेई वेई को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। व्हाइट फेन परिवार आध्यात्मिक जानवर थे जो मानव हृदय को समझने में सबसे अधिक सक्षम थे। इस तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि लिटिल व्हाइट एक राजकुमार भी था। स्वाभाविक रूप से वह हेलियन जियोएर के शरीर से निकलने वाली सारी नाराजगी को महसूस कर सकता था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से और ठंडे स्वर में वेई वेई को याद दिलाया, यदि यह महारानी आप होती तो मैं तुरंत उसे मार डालता। उसे माफी मांगने और घुटने टेकने या कुछ और कहने के लिए क्यों मजबूर किया जाए? यह सिर्फ समय की बर्बादी है। आप नहीं समझते, इंसानों के लिए जो सबसे दर्दनाक है वह मृत्यु नहीं है, बल्कि यह है कि वे उन चीजों को खो देते हैं जिन पर वे जीवन में सबसे अधिक निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, शक्ति या चेहरा। उसका मानना कि अभी हेलियन जियोएर की भावनाओं को सहन करना मृत्यु से भी अधिक कठिन रहा होगा। पिछले कई वर्षों से वेई हमेशा ऐसे ही जी रहे थे, सभी प्रकार के अपमान सहते हुए, मृत्यु से भी बदतर जीवन जी रहे थे। वह जो चाहती थी वह कभी भी एक चाकू से निपटाना नहीं था। उनके पास मौजूद सभी चीजें हेलियन परिवार की होनी चाहिए थी। भले ही इन लोगों ने उससे ये सारी चीजें कैसे छीन ली, वह उन्हें उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके वापस ले लेगी। व्हाइट अकादमी के बाहर जब सु जिया चेंग ने यह खबर सुनी कि हेलियन जियोएर को अपमानित किया गया है, तो वह और हेलियन गूंग याओ एक साथ वहां पहुंचे। दादाजी, पिताजी, मैं वास्तव में अब इतना बेकार व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेलियन जियोएर ने अपना धैर्य पूरी तरह खो दिया था। उसकी दुर्भावना से भरी आंखें रुमाल के एक कोने पर टिक गईं। मैं चाहता हूं कि उसका नाम हेलियन कबीले के परिवार रजिस्टर से हटा दिया जाए। अपनी पोती के शब्दों को सुनने के बाद सु जिया चेंग ने उत्तर दिया, मूल रूप से, मैंने सोचा था कि यह बेकार कुछ भी होने पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उन रिश्तों को नष्ट कर देगी जो मैंने इतने सालों से स्थापित किए हैं। चूंकि वह ऐसी है, यह बताने में असमर्थ है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, तो आइए सुनिश्चित करें कि उसे कुछ पीड़ा का स्वाद चखना चाहिए। गूंग याओ, आप इस मामले का ध्यान रखें। जिन परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाएं बाकी हैं, हेलियन परिवार, मुझे लगता है कि वे पहले से ही किसी निकम्मे को कबीले के भीतर रहने और उनकी महत्वाकांक्षाओं में बाधा डालने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं। हेलियन गूंग याओ ने सिर हिलाया। हालांकि वह जितना कुटिल था, उसे पहले से ही कुछ संदिग्ध पता चल गया था। वह दुष्ट स्पॉन और तीसरा राजकुमार दोनों क्यूई का उपयोग नहीं कर सकते। आखिर वे स्पिरिट फॉरेस्ट के भीतर इतने खतरनाक क्षेत्र से कैसे भाग गए और यहां से भाग गए? क्या यह संभव हो सकता है कि दुष्ट स्पॉन ने मुझसे कुछ छिपाया हो? उसके पास संभवतः क्या हो सकता है? हेलियन मेई ने अपना सिर ढांक लिया जो टकराया हुआ और कटा हुआ था, और तिरस्कार पूर्वक चिल्लाया, वह बहुत भाग्यशाली थी और उसने व्हाइट फेन कबीले के राजकुमार को बचा लिया, इसलिए वह उन्हें जंगल से बाहर ले गया। अन्यथा उसकी 3 पैरों वाली बिल्ली कुंग फू के आधार पर वह स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जल्दी ही मर गई होती।
एस्टरिस्क अनुवादक का नोट, 3 टांगों वाली बिल्ली कुंग फू का मतलब है कि उसकी मार्शल आर्ट कौशल भयानक है। मेयर, अपनी आवाज के लहजे और मेरे लिए अपनी स्थिति पर ध्यान दो। हेलियन गूंग याओ पहले से ही उससे नाराज थे। आज ठीक अपनी इसी बेटी की वजह से उसका सारा चेहरा खराब हो गया। कैपिटल में हर कोई अब जानता था कि उसने, हेलियन गूंग याओ ने एक असभ्य और अश्लील किशोर को पाला था। इतने वर्षों के बाद भी आप में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा आज अकादमी में यह काफी है कि आपने खुद को अपमानित किया, फिर भी आपने अपनी दूसरी बहन को भी बाहर खींच लिया। अगर तुम्हारा दिमाग तेज नहीं हुआ तो तुम्हारे ये पिता तुम्हें स्कूल छोड़ने और शादी करने के लिए पत्र लिखने जा रहे हैं। फिलहाल हेलियन मेई को डांटे जाने पर अन्याय महसूस हुआ, फिर भी उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। राजधानी में हर कोई जानता था कि एक लड़की जो अकादमी से हट गई है, उसे कोई भी नहीं चाहेगा, जब तक कि वह उन लोगों से शादी न कर ले जो दादा बनने लायक उम्र के हों। वह इतनी अहंकारी थी कि वह इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी। उस संभावना के बारे में सोचना ही उसे उबकाई महसूस करने के लिए पर्याप्त था। आदतन अतीत में इस समय तक हेलियन जियो एयर पहले ही उसकी चीजों को सुचारू करने में मदद कर चुकी होती थी। लेकिन अब हेलियन जियो एयर केवल बगल में बैठी थी, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी और वह अपनी चाय पी रही थी। उसकी नजर में वह पहले से ही हेलियन मेई की मूर्खता से तंग आ चुकी थी। हेलियन मेई को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था और वह केवल हेलियन गूंग याओ के गुस्से को शांत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वेई वेई ने आज जो किया वह करके वह किस उद्देश्य को हासिल करना चाहती थी। हालांकि उसने पहले ही पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यदि कोई किसी संगठन को नष्ट करना चाहता है तो सबसे पहले अंदर से कलह का बीजारोपण करना आवश्यक है। वेई वेई को यह जानने के लिए घोड़ागाड़ी के भीतर यह दृश्य देखने की जरूरत नहीं थी कि बिना किसी अपवाद के हमें किसी असुरक्षित स्वभाव वाले किसी व्यक्ति को उसके साथ नहीं रखना चाहिए जो उसकी कमजोरियों के बारे में सब जानता हो। पहले जब हेलियन मेई और हेलियन जियो एयर एक साथ रक्षा प्रभाग में रहते थे तो वे ध्यान देने योग्य नहीं थे। हालांकि वे दोनों अब व्हाइट अकादमी में आ गए हैं। उनके सभी संघर्ष धीरे धीरे स्पष्ट रूप से उजागर हो जाएंगे। एक सुपीरियर कंपाउंड में था और वहां असीम आराधना की गई थी। हालांकि दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया था, तथापि उसे जो उपचार मिला वह पहले वाले जितना अच्छा नहीं था। हेलियन में कुछ अच्छे जूते नहीं थे। यह अजीब होगा अगर वह हेलियन जियो एयर से ईर्ष्या न करती। और हेलियन जियो एयर को अभी तक खतरे के बारे में पता नहीं था। तब तक प्रतीक्षा करे जब तक वह वास्तविक दुनिया के संपर्क में न आ जाए। उसे तुरंत पता चल जाएगा कि इस तरह की बहन का उसके सभी रहस्यों को जानना कभी कभी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। जब वह समय आएगा तो मुझे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं होगी, वे जल्द ही कुत्ते खाने वाले बन जाएंगे। वेई वेई ने इत्मीनान और लापरवाही से सीटी बजाई। जब वह इंफीरियर कंपाउंड में अपने रहने वाले क्वार्टर में लौटी तो उसका मूड बिल्कुल अद्भुत था। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें हुई। आखिरकार अपने स्थान पर पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए वेई वेई ने तुरंत आराम किया, बस अपने जूते और बाहरी वस्त्र उतार दिए और ऐसे ही आलस्य से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को डेस्क के ऊपर नीचे की ओर झुकाया। ड्रैगन पिल निकाली जो उसने पहले बेली जिया जू से अर्जित की थी और उसे निगल लिया। वह युआन मिंग को जगाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसे उसकी पूरी मानसिक स्थिति में एक तरह की उत्तेजना उभरने के संकेत मिले। इस तरह वेई वेई को एहसास हुआ कि युआन मिंग की गहरी नींद बुरी बात नहीं हो सकती है। तो चलिए उसे सोने की अनुमति दें। कौन जाने, शायद जब वह उठे तो कोई सुखद आश्चर्य हो। वेई वेई ने अपनी हथेलियों से बल लगाया। ड्रैगन पिल का सारा सार उसके शरीर में तुरंत अवशोषित हो गया। उसके चारों ओर हवा तुरंत घूम गई। इसके अलावा डेस्कटॉप पर प्राचीन स्क्रॉल भी लगातार घूमता रहा और कुछ समय तक ध्वनियां बनाता रहा। सफेद बिल्ली, जो किनारे पर झुककर धूप का आनंद ले रही थी, उठ बैठी। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक किरण चमक उठी। शुरू से ही यह पता था कि वह सरल नहीं थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह एक कृषक बनेगी जो प्रकृति में हेरफेर कर सकती है। वास्तव में न केवल ड्रैगन युद्ध साम्राज्य के भीतर, यहां तक कि समुद्री क्षेत्रों की गिनती करते हुए भी कोई दूसरा कृषक नहीं मिलेगा जो प्रकृति में हेरफेर कर सके। इस प्रकार के कृषक या तो निकम्मे थे जो कुछ भी करने में असमर्थ थे, या वे पृथ्वी को हिला देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो सारीची पर नियंत्रण रखते थे। बहुत स्पष्ट रूप से इसका स्वामी बाद वाली श्रेणी का था। पहले उनके कुल के लोग यह भी सवाल कर रहे थे कि उन्होंने पूरे कैपिटल में कूड़े के रूप में बदनाम किसी व्यक्ति को अपना स्वामी बनने के लिए क्यों चुना। क्योंकि वह उसे गुप्त रख रहा था, वह उन्हें वास्तविक कारण नहीं बता सका और केवल यह कहा कि यह कृतज्ञता का ऋण चुकाना है।
थोड़ी देर के बाद वह कबीले में वापस आ जाएगा। और यहाँ व्हाइट अकादमी के लोगों को अभी तक यह भी नहीं पता था कि उसके पास पहले से ही अपना स्वयं का आत्मिक जानवर है। इसके अलावा उसने सुपीरियर कंपाउंड में लोगों को यह कहते हुए सुना था, अब से कुछ ही दूरी पर मार्शल क्यूई प्रतियोगिता में हेलियन परिवार का वह व्यक्ति निश्चित रूप से बुरी तरह हार जाएगा। पत्नी के रूप में चुना जाना संभव होने के बारे में सोचे भी नहीं। थर्ड प्रिंस को आमतौर पर साफ सुथरी महिलाएं पसंद थी, फिर भी उनका पहले भी तलाक हो चुका था। मूलतः उसके पास पहले से ही कोई मौका नहीं था। इसके अलावा सेवानिवृत्त सम्राट निश्चित रूप से किसी निकम्मे को शाही परिवार में शादी नहीं करने देंगे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि यह दृश्य देखने के बाद उसकी पीठ पीछे बात करने वाली लड़कियों के मन में क्या विचार आए होंगे। सफेद बिल्ली की निगाहें संकुचित हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। इसके अलावा अनुबंध में प्रवेश करने के बाद यह भी पहले से ही महसूस हुआ कि उसके मूल क्यूई के अलावा उसके शरीर के अंदर एक अत्यंत सघन प्राचीन क्यूई का भी एक हिस्सा था। यदि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया तो वह उसका अनुबंधित दानव होगा। जब सब कुछ कहा और किया जा चुका था तो संभवतः प्राचीन काल से अनुबंधित राक्षस किसके पास हो सकता था। जैसे ही सफेद बिल्ली अपना मुंह खोलने जा रही थी और वेई से इसके बारे में पूछ रही थी, दरवाजे पर चंद्रमा जैसी शुद्ध और ठंडी आकृति दिखाई दी। वह युवक अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। उनके बाल उनके सफेद कपड़ों और काले वस्त्र पर स्याही की पेंटिंग की तरह लटक रहे थे, जिससे लोगों को अपवित्रता के प्रति असमर्थ एक प्रकार का संयम महसूस हो रहा था। जाहिर तौर पर यह पहली बार था जब उसने इस युवक को देखा था, फिर भी आमतौर पर ऐसा महसूस हुआ कि अपनेपन की अवर्णनीय अनुभूति हो रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? सफेद बिल्ली ने अपनी मूंछें हिलाई और अवचेतन रूप से सतर्क हो गई। लिटिल व्हाइट, अच्छे बनो। वह मेरा छोटा भाई है। वेई ने सफेद बिल्ली के सिर पर हाथ फेरा और लापरवाही से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। बेली जियाजू की ओर मुड़ी और अपनी भौं ऊपर उठाई। तुम यहाँ क्यों हो? आज देने के लिए पैसे नहीं है। यह पहली बार था कि बेली जियाजू ने अपना मुखौटा हटाकर महसूस किया कि व्हाइट अकेडमी की सफेद कपड़े और काले वस्त्र वाली वर्दी खराब नहीं थी। इसने उसके शरीर की सारी गंध और आभा को छुपा दिया। और उन्होंने दुनिया के सामने जो छवि पेश की उसे वे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते थे। इसलिए उदाहरण के लिए बेली जियाजुए ने अब बिना किसी संदेह के राक्षसी आभा का एक अंश बढ़ाया, सीधे डेस्कटॉप पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे उसकी ओर दबाया। उन्होंने प्रत्येक शब्दांश का धीरे धीरे उच्चारण किया, प्रत्येक शब्द मंत्रमुग्ध करने वाला था। मैं भुगतान पाने के लिए नहीं आया था। मैं अपने वित्तीय समर्थकों की सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर आया था। मैंने सुना है कि आपको बिल्ली कबीले ने अपराधी मान लिया था और लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए और देखिए कि थर्ड प्रिंस का अभिनय कितना अच्छा था। वेई ने जम्हाई ली, पीछे नहीं हटे, बल्कि अपना सिर थपथपाने के लिए आगे बढ़े। चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन, मुझे धमकाना इतना आसान नहीं है। उन सभी को मेरे द्वारा वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया था। वास्तव में बेली जियाजू ने उसकी हरकतों को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और उसके बाद उदासीनता से पूछा, मैंने यह भी सुना है कि आप स्पिरिट फॉरेस्ट में एक दिन के लिए अकेले थर्ड प्रिंस के साथ रुके थे। वेई की आवाज आई और अचानक ऐसा लगा मानो उसने कुछ सोचा हो। उसकी आस्तीन पकड़ ली, कहा, अगर तुमने यह नहीं कहा होता तो मैं भूल गई होती। क्या आप विश्वास करेंगे, वह अप्रत्याशित रूप से सबसे नीचे है। क्या? बेली जियाजू की निगाहें रुक गईं। वेई ने जवाब में बताया, समलैंगिकों, ओह, क्या उन्हें ऊपर और नीचे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी। थर्ड प्रिंस के पास इतना प्रभावशाली व्यवहार है, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से वह किसी के अधीन रहने को तैयार है। किसी के अधीन तैनात। अच्छा, बहुत अच्छा। बेली जियाजू के आकर्षक पतले होंठों से अभूतपूर्व ठंडक महसूस हो रही थी। भविष्य में वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसे पता चले कि वह वास्तव में शीर्ष पर है या सबसे नीचे। आप आश्चर्यचकित हैं, है ना? जब मैंने पहली बार यह अनुमान लगाया तो मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वेई ने फिलहाल उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी चीजों को देखने में इतनी व्यस्त थी कि पहले से धुले हुए रुमाल को बाहर निकाला, उसे सावधानी से एक चौकोर आकार में मोड़ा और एक पीले छोटे बक्से के अंदर रख दिया। छाया, जो बाहर छिपी हुई थी, उसने जो कहा वह सुना और घुटनों के बल कमजोर हो गई, जबकि ठंडा पसीना फूट पड़ा और वाष्प में बदल गया। वह कुछ हलचल करना चाहता था और वेई को संकेत देना चाहता था कि वह जो कह रही थी उसे रोक दे। हालांकि बेली जियाजू ने केवल अपना सिर उठाया, खिड़की की ओर मुड़ा और बाहर की ओर देखा। फिर छाया के चारों अंग एक साथ अकड़ गए और अपने मूल स्थान पर वापस आ गए।
बेली जियाजुए ने वेई वेई के हाथ पर पड़ने के लिए अपनी निगाहें पीछे हटा ली। उसके पतले होंठ कुछ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। ऐसा लगता है कि आप रुमाल को एक खजाना मानते हैं। बेशक यह एक खजाना है। वेई वेई ने गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा, यह वास्तव में एक रुमाल है जिसे थर्ड प्रिंस ने पहले इस्तेमाल किया है। ओह! बेली जियाजू ने अपनी आंखें नीचे कर ली। जैसे ही उनमें रोशनी चमकी, उसने देखा कि वह उसके रुमाल की कितनी परवाह करती है। उस स्थिति में वह उसे छोड़ देगा। जैसे ही वेई वेई ढक्कन दबा रही थी, वह बुदबुदा रही थी, मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि जो रुमाल उसने पहले इस्तेमाल किया है वह बहुत मूल्यवान है। इसे अच्छी तरह से पैक करने के बाद अन्य युवा महिलाओं को फिर से बेचेंगे। उस समय अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। आप इसे लेना और बेचना चाहते थे। बेली जियाजू की उंगलियों की नोकें रुक गईं और शांति से उसके शब्दों को बाधित किया। वेई वेई को यह भी नहीं पता था कि उसकी सुनने की क्षमता में कोई समस्या है या नहीं। उसने वास्तव में उस चेहरे पर झुंझलाहट का भाव व्यक्त करते हुए महसूस किया, अच्छा हाँ, क्या हो रहा है? बेली जियाजू की निगाहें हल्की सी ठंडी हो गईं, उसकी बर्फीली ठंडी सांसें उड़ गईं, उसकी आवाज के स्वर में थोड़ी सी भी भावना नहीं सुनी जा सकी, कुछ नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पालतू जानवर ने अभी भी आज्ञाकारी होना नहीं सीखा है। अब उसके पंजे उखाड़ने का समय आ गया है। आह! बेली जियाजू बुरी शीतलता के साथ मुस्कुराई, जिससे छाया तुरंत कांप उठी और लगभग पेड़ से नीचे गिर गई। जब से मास्टर की मुलाकात हेलियन परिवार की सबसे बड़ी बेटी से हुई, वह और अधिक मुस्कुराने लगा। यह वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि महामहिम जैसे व्यक्ति के लिए मुस्कुराना अधिक भयावह था, इससे भी अधिक यह संकेत मिलता था कि उनका मूड बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं बिल्कुल नीचे वाले जैसा दिखता हूँ। जब केवल दो लोग थे, बेली जियाजुए और शैडो, तो उसने अपनी घनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने पीछे चल रहे नौकर से पूछा। छाया की खोपड़ी सुन्न हो गई। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, महाराज, भले ही आप लेटने को तैयार हो, लेकिन कोई भी आपको अपने नीचे रखने की हिम्मत नहीं करेगा, निश्चित रूप से। वास्तव में बेली जियाजुए ने धीरे से अपनी अंगूठी घुमाई। सुंदर पतले होंठ बिना जल्दबाजी के ऊपर की ओर मुड़े। हालांकि चूंकि उसे यह स्थिति पसंद है, तो उस समय अगर मैं उसे संतुष्ट नहीं करता तो क्या यह बहुत निर्दयी नहीं होगा? हे! छाया की पीठ सख्त हो गई। चूंकि उसे यह स्थिति पसंद थी तो उसका क्या मतलब था? महामहिम, आप जिस पद के बारे में बात कर रहे हैं वह पद नहीं होना चाहिए जिसके बारे में अधीनस्थ सोचते हैं, ठीक है? बेली जियाजुए प्राचीन तुंग पेड़ के नीचे लेट गई और उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसकी उंगलियां मुड़ी, पकड़ ली और चांदी का मुखौटा फिर से पहन लिया। यह किसी भी तरह से भड़कीले सुंदर रूप को छिपाने के लिए एकदम सही है। केवल वे गहरी आंखें और सुंदर रूपरेखा वाले पतले होंठों की एक जोड़ी ही उजागर हुई थी। यह सोचते हुए कि जल्द ही वह छोटी लोमड़ी के पंजे छीन लेगा, उसे अपने शरीर पर बैठा लेगा, उसे जो चाहे करने देगा, वे गहरी आंखें और भी गहराई में डूब गईं। पतली और लंबी उंगलियां उसके पतले होठों पर घूम रही थी, जबकि युवक की मुस्कान और भी अधिक शैतानी आकर्षण को उजागर कर रही थी। वह वही करेगा जो उसने कहा था और उसे बताएगा कि उसे किसी के अधीन कैसे रखा जाएगा। हल्की हल्की हवा चली। पलक झपकते ही घने प्राचीन तुंग के पेड़ के नीचे अब वह काला वस्त्र और सफेद कपड़ों जैसी चांदनी नहीं थी। अकादमी के पश्चिम की ओर वेई वेई को पहाड़ से नीचे की यात्रा करने की खबर मिली। कबीले के बुजुर्गों के पास घोषणा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मामला था। वेई वेई को नहीं पता था कि ये लोग, जिन्हें उसने 10 साल से नहीं देखा था, उसके बारे में क्यों सोचा और आज अचानक क्यों आ गए। एक बार जब वो कबीले हॉल में गई तो उसे पता चला कि क्या वे बदला लेने के लिए हेलियन जियोएर की ओर से आए थे। वह देखना चाहती थी। आखिर उन्होंने क्या सोचा कि वे उसके साथ क्या कर सकते हैं। वेई वेई के दो हाथ उसकी छाती के सामने पार हो गए और ठिठुरते हुए हंसे। उन मजाकिया आंखों ने हेलियन गूंग याओ को, जो बीच की सीट पर बैठे थे, अपने पेट के गड्ढे को अवर्णनीय रूप से कांपते हुए महसूस किया। जब उसे होश आया तो उसने टेबल टॉप पर जमकर थप्पड़ मारे। उनके चेहरे पर अभूतपूर्व रोष व्यक्त हो रहा था। क्या आपका रवैया यही होना चाहिए? आप जो चाहे कर रहे हैं। बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं। हेलियन गूंग याओ की आंखें उदास थी, उसकी आवाज का स्वर घृणा से भरा था। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इस तरह की परेशानी की जड़ हो, उस वर्ष भावनाओं या चेहरे की परवाह किए बिना मैंने तुम्हें तुरंत बाहर निकाल दिया होता। और अब कबीले के प्रत्येक बुजुर्ग ने वह सब कुछ देखा है जो आपने इस दौरान व्हाइट अकादमी में किया है। वे ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि पिता आपकी रक्षा नहीं करना चाहते, बात यह है कि आप खुद भी बहुत खराब हैं।
मैं पहले से ही बूढ़ी हो रही हूँ और आपकी कोमल और नम्र छोटी बहन को आपके हाथों इस तरह नष्ट होते नहीं देखना चाहती। बोलने के बाद हेलियन गूंग याओ ने एक तरफ बैठे 4 बुजुर्गों की ओर देखा। विभिन्न बुजुर्गों, पूरी संभावना है कि आप सभी के आने से पहले आप पहले ही सुन चुके होंगे कि यह मामला कैसे विकसित हुआ। एक गलतफहमी के कारण इस दुष्ट संतान ने उसकी 2 छोटी बहनों को घुटने टेककर उससे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। इतना शातिर, हर बार जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, आह भरता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा कोई चेहरा नहीं बचा है। जो कहा गया उसे सुनने के बाद उन चारों बुजुर्गों ने एक के बाद एक चीनी मिट्टी का कप अपने हाथों से नीचे रख दिया। उनमें से एक ने ठठाकर हंसा। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे हेलियन परिवार की इज्जत बचाने के लिए इस कूड़े को कबीले से बाहर निकाल दिया जाए। अब बढ़िया, उसने मिस जियो एयर को भी धमकाने की हिम्मत की। मिस जियो एयर वास्तव में वह व्यक्ति है जो जल्द ही मार्शल क्यूई प्रतियोगिता में भाग ले रही है और वह सेवानिवृत्त सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनी गई प्रतिभा भी है। इस कचरे ने उसे इतनी बड़ी शिकायत झेलने पर मजबूर कर दिया। यह केवल हमारे हेलियन परिवार का अपमान कर रहा है। एक और बुजुर्ग ने आदेश दिया, कोई आकर इस कूड़े को ले जाए और इसे बोर्ड से 100 बार मारे, फिर इसे हवेली से बाहर फेंक दे। इस तरह के व्यक्ति को रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बोलने के बाद वह बुजुर्ग खड़ा हो गया। लेकिन इस समय वेई वेई के शरीर के भीतर छिपे युआन मिंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। अचानक एक थपकी के साथ वह बुजुर्ग वास्तव में बेवजह जमीन पर घुटने टेक गया। हेलियन वेई वेई को स्वाभाविक रूप से पता था कि युआन मिंग को आखिरकार होश आ गया है। उसके मुंह के कोने थोड़ा ऊपर की ओर मुड़े उस स्तब्ध बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, नी वू लिन, आप मेरे नाना द्वारा पदोन्नत बुजुर्ग हैं। यदि दादाजी नहीं होते तो आप केवल एक गरीब बूढ़े व्यक्ति होते जिसके पास कोई शक्ति या कोई प्रभाव नहीं होता। अब आप मुझसे अपमानजनक बात करते हैं। क्या आपके पास योग्यता है? हम। यह कहने के बाद उसने उन बुजुर्गों में से प्रत्येक को थोड़ा थोड़ा करके स्कैन किया, जबकि वे अपने गुस्से से फूले हुए थे। और आप लोगों को भी। आप में से किसने दादाजी का अनुग्रह प्राप्त नहीं किया है? फिर भी अब आप बाहरी लोगों से हाथ मिलाते हैं। अपने उन तुच्छ लाभों के कारण आप मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। आप वास्तव में एक महान नाटक कर रहे हैं। बुजुर्गों ने अपने हाथों से अपनी छाती को दबाया, वे इतने गुस्से में थे कि उनकी उंगलियां भी कांप रही थी। वेई वेई के शब्दों ने व्यावहारिक रूप से उनके दिलों के सबसे गंदे अपमान को उजागर कर दिया। उन्हें वास्तव में रक्षा प्रभाग का अनुग्रह प्राप्त हुआ। सचमुच इन एहसानों से उन्हें मन ही मन घुटन महसूस होती थी। वे जो कुछ भी करना चाहते थे वह उस हेलियन बूढ़े व्यक्ति के इरादों पर निर्भर था। उनके पास पहले से ही काफी कुछ था। इसीलिए उस हेलियन बूढ़े व्यक्ति के निधन के बाद वे बहुत जल्दी नए कबीले प्रमुख के पक्ष में खड़े हो गए। भले ही हेलियन गूंग याओ ने वेई वेई की ओर से हेलियन कबीले का प्रबंधन किया क्योंकि वह अभी तक वयस्क नहीं है, फिर भी वे चाहेंगे कि कबीले का प्रमुख हेलियन गूंग याओ बना रहे। यदि यह इस तरह है तो न केवल वे उतने ही अत्याचारी हो सकते हैं जितना वे चाहते हैं, बल्कि उन्हें किसी और के इरादों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी होगी। जब वे ऊब जाते थे तो वे मजाक उड़ाने के लिए वेई वेई को एक चुटकुले के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते थे। वह केवल स्वयं को निकम्मी, मूर्ख होने के लिए दोषी ठहरा सकती थी। उस हेलियन बूढ़े आदमी की बहुमूल्य बेटी को लेने और उसके पैरों के नीचे कदम रखने का एहसास बहुत आरामदायक था। हे, वेई वेई ने पहले भी काफी लोगों को देखा था। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि ये लोग कैसे सोचते थे। उसने अपने होंठ मोड़े और उदासीनता से मुस्कुराई, फिर स्पष्ट रूप से ताना मारा, कभी कभी हमें वास्तव में किसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कौन जानता है, शायद एक दिन ऐसा आएगा जब कृतज्ञता घृणा बन जाएगी। आदरणीय पिताजी, क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं? बस काफी है। वेई वेई को इस बारे में बात करते हुए सुनने के बाद अपमान की तीव्र भावना ने हेलियन गूंग याओ को व्यावहारिक रूप से चाहा कि वह उसे मौत के घाट उतार दे। जमीन पर घुटनों के बल बैठा वह बुजुर्ग और भी अधिक क्रोधित था। अंततः टूटने के बिंदु पर कुछ लोग वास्तव में बहुत ज्यादा हैं, किसी पर थोड़ा सा एहसान कर रहे हैं, फिर भी इसके बारे में हर रोज बात कर रहे हैं। हमारी ईमानदारी को बदनाम करने के लिए इस हद तक जा रहे हैं। मुखिया, आपको हमारी ओर से कार्य करना होगा। वेई वेई। उस बुजुर्ग के शब्दों को सुनने के बाद हेलियन गूंग याओ ने गहरी सांस ली। यदि आप अभी भी अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं तो अभी भी समय है। यदि नहीं तो पीछे न हटने के लिए इस पिता को दोष न दें। उसने सोचा कि ये शब्द वेई वेई को कुछ संयम बरतने से डरा देंगे। हालांकि इसने कुछ नहीं किया। जब वह उसकी ओर देख रही थी तो दूसरा व्यक्ति केवल उपहासपूर्ण तरीके से मुस्कुराया। इस तरह की मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति ने उसके दिल को अवर्णनीय रूप से उत्तेजित कर दिया। ठीक है, जिद्दी बने रहो।
हेलियन गूंग याओ अत्यधिक गुस्से से मुस्कुराए, चूंकि यह ऐसा है, आज से तुम बस खो सकते हो। हेलियन कबीला आपके जैसा खराब कचरा नहीं चाहता। जो कहा गया उसे सुनकर वे धीरे धीरे हंसे, तो यह आपका उद्देश्य है ना? अपनी उस प्यारी बेटी का बदला लेने के लिए तुमने वास्तव में मुझे घर से निकालने के लिए सभी बड़ों के साथ मिलकर काम किया। हालांकि हेलियन कबीले के नियमों को मत भूलना। जब तक किसी वंशज के पास हेलियन रक्त है, भले ही उन्हें कबीले से बाहर निकाल दिया जाए, वे परीक्षण से गुजर सकते हैं और नए सिरे से वापस आ सकते हैं, और यहाँ तक पूरे कबीले पर अधिकार भी जमा सकते हैं। हेलियन गूंग याओ, आपने मेरी विरासत जब्त कर ली। मैं किसी रहस्य की खातिर अस्थायी रूप से पीछे हट जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, अनिवार्य रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारे बाएं हाथ को कुचलने के लिए वापस आऊंगा और तुम्हारा दाहिना हाथ काट दूंगा। लगभग अपने चारों ओर हवा के फैलने की आवाज सुने बिना वेई ने हेलियन गूंग याओ के उस राख चेहरे पर नजर डालने की जहमत भी नहीं उठाई और हेलियन कबीले का प्रतिनिधित्व करने वाले बैच को जमीन पर फेंक दिया। वह आत्मविश्वास से घूमी और जानबूझकर दुष्टता से मुस्कुराई, उन स्तब्ध बुजुर्गों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। धमाका। हेलियन गूंग याओ ने लात मारकर कुर्सी को उसके सामने भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने हाथ में दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखें लगातार वेई की पीठ पर टिकी हुई थी और उसने अपने जबड़े को कसकर भींच लिया था। एक नालायक जिसके मन में अभी भी पूरे कबीले को नियंत्रित करने का विचार था, वह महज एक मूर्ख व्यक्ति था जिसका सपना अधूरा था। एल्डर नी, हेलियन गूंग याओ ने ठंडी आवाज में कहा, आगे बढ़कर बड़े की मदद की, अभी क्या हुआ? बुजुर्ग नी ने परवाह नहीं की और अपना हाथ लहराया। पता नहीं उस लड़की ने किस तरह का घृणित तरीका इस्तेमाल किया। अप्रत्याशित रूप से मेरे पैर कमजोर हो गए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने क्यूई विकसित कर ली है। ठीक है। वेई का भाषण सुनने के बाद कुछ लोगों को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। एल्डर नी ने उपहास किया, उसे क्यूई की खेती करें। उसके जैसा कोई निकम्मा। आप लोग इसे देख ही चुके हैं। उसके शरीर में क्यूई तत्व की थोड़ी सी भी हलचल मौजूद नहीं है। वह अभी भी किस चीज की खेती कर सकती है? इसके अलावा मिस जियो एयर यहाँ है। भले ही उस कूड़े में क्यूई हो, फिर भी वह क्या कर सकती है? भले ही वह कुछ 100 वर्षों तक खेती करती रहे, फिर भी वह मिस जियो एयर से आगे नहीं निकल सकती। हेलियन जियो एयर का उल्लेख करते हुए हेलियन गूंग याओ ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जियो एयर को 2 दिन पहले देखा था। जश्न मनाने लायक बात यह है कि वह फिर से आगे बढ़ी है। फिर भी आगे बढ़े। बुजुर्गों की आंखें चौड़ी हो गईं और अविश्वास से देखने लगे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। मिस जियो एयर अप्रत्याशित रूप से फिर से आगे बढ़ी। प्रतिभाओं के बीच प्रतिभाशाली कहलाने की हकदार है। यह भाषण सुनकर बुजुर्गों को और भी यकीन हो गया कि वे दाहिनी ओर खड़े हैं। उस कूड़ेदान की तुलना में मिस जियो एयर की भविष्य की संभावनाएं असंख्य थी। इसके अलावा उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी, मिस जियो एयर संभवतः फीनिक्स थी। एस्टरिस्क रानी को फीनिक्स भी कहा जाता है। जब तक वे इस जहाज को मजबूती से पकड़ सकते हैं, भविष्य में उनका करियर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जहां तक उस बेकार की बात है, तो संभवतः प्रतियोगिता के पहले दौर में उसे पहले ही मजबूर कर दिया गया होगा। पहले ही झटके के बाद वह पहले ही ढह गई होगी। वह बस एक मजाक थी। हालांकि उन्हें अभी तक यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस दुनिया में एक प्रकार का कृषक भी है, जिसके पास क्यूई तत्व का जरा भी अंश नहीं होने के बावजूद वे दुनिया की सभी हवा, पानी और बारिश को नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार का कल्टीवेटर 100 वर्षों में भी मिलना मुश्किल था, और यह धातु कल्टीवेटर से भी अधिक शक्तिशाली था। और वे बिल्कुल इसी प्रकार के कृषक थे। इतना ही नहीं, उसके शरीर में एक राक्षस भी छिपा हुआ था। अतीत में उन वर्षों के दौरान अजेय आतंक युआन मिंग। देर सवेर एक दिन उन्हें इसका पछतावा होगा। युआन मिंग अंततः लौट आया, वास्तव में पहले से भी अधिक दबंग। विशेष रूप से अभी का कौशल वास्तव में सुंदर था। सफेद बिल्ली ने अपने कान खड़े किए और वेई के पीछे छिपी आकृति को देखा और उत्साहित हो गई, यही वह है। ओह, मैं आप लोगों का परिचय कराना भूल गया। लिटिल व्हाइट, यह युआन मिंग है। युआन मिंग, यह लिटिल व्हाइट है। वेई पूरी तरह से लापरवाह थी क्योंकि उसने अपने शरीर को फैलाया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे परिवार से दूर कर दिया गया है। सफेद बिल्ली के मुंह के कोने जोर से हिलने लगे। वह पहले ही कई बार कह चुका है, उसे व्हाइट रिवर कहा जाता है। व्हाइट फेन के वंशज। युआन मिंग ने अपने बाल खींचे और उन्हें पीछे धकेल दिया, जिससे उनका राक्षसी रूप पूरी तरह से उजागर हो गया। कोई आश्चर्य नहीं, जब मैं सो रहा था, कुछ टूट गया। ऐसा लगता है कि यह आप ही थे।
सफेद बिल्ली का चेहरा पूरी तरह से अप्रत्याशित रूप से ठिठक गया। वह उस देवता से बात कर रही थी जिसे व्हाइट फेन कबीले अपने त्योहारों के दौरान मनाते थे। उम्मीदों के विपरीत वेई वेई की उंगलियां उसके पतले होंठों पर फिर गईं और बुरी तरह मुस्कुराईं। चूंकि हर कोई पहले से ही मौजूद है, तो चलो चले और उन बेवकूफ लोगों से कुछ खून निकालें। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। तरह तरह की रोशनियां जल उठी। दूर से देखने पर वे पुनर्तः समृद्ध, उज्ज्वल और सुंदर, उत्कृष्ट, अच्छी तरह से प्रकाशित लैंप दिखाई देते थे। आड़ी तिरछी सड़कें बहुत खूबसूरती से सजाई गई थी। सड़क के एक कोने पर एक भिखारी जो सिकुड़ा हुआ था, कटोरे में सिक्के के खनकने की आवाज से चौंककर जाग गया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों के कोने से डूबता हुआ सूरज डूब गया और रात हो गई। उसने केवल खड़ी एक महिला की छाया देखी। उसके कंधे पर एक सफेद बिल्ली बैठी थी। उसके मुंह पर मुस्कान तैर गई। मैं तुम्हें 10 टन चांदी दूंगा। अपने कपड़े उतारो और उन्हें मुझे बेच दो। इतना लाभदायक व्यापारिक लेन देन कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल बिना कुछ लिए बदले में एक बड़ी मीट पाई लेने जैसा था। भिखारी तुरंत उठा और जल्दी से अपने शरीर से घिसा पिटा लंबा लबादा उतार दिया। लड़की फिर मुस्कुराई और अपनी तर्जनी को मोड़कर 10 टन चांदी उसके टूटे हुए कटोरे में डाल दी। उसके बाद उसका हाथ बागे पर फंस गया और उसे अपने कंधों पर लपेट लिया। वह कपड़े पहनने के लिए जो हरकत करती थी, वह असामान्य रूप से त्वरित और बेहद सुंदर थी। एक क्षण बाद फटा हुआ वस्त्र अपनी जगह पर स्थापित हो गया। एक लड़की पूरी तरह से प्रामाणिक छोटी भिखारी में बदल गई। वह आगे बढ़ी और बागे का कॉलर सीधा किया, लापरवाही से अपने लंबे पैरों को अंधेरी गली से दूर ले गई। जब वह एक प्रतिष्ठित सैन्य परिवार, नी परिवार के निवास की ओर चली, जो कुछ ही दूरी पर था, उसके मुंह के कोने मुस्कुराए। दरवाजे पर मौजूद गार्ड इन भिखारियों को देखने के आदी थे और वे उसे हिकारत से देखते थे जब वे उसे दूर ले जाते थे। जाओ, जाओ, जहां भी ठंडक हो, वहां रहो। यह वह जगह नहीं है जहां तुम आ सकते हो। हल्की हल्की हवा चलने पर वह भिखारी क्रोधित नहीं हुआ और केवल मुस्कुराया। जैसे ही उसके पैर ने लात मारी, उसका शरीर घूम गया। आने वाली हवा तेजी से और भयंकर रूप से आई, जैसे कोई चाकू हड्डी में वार कर रहा हो। एक धमाके की आवाज आई। नी परिवार के प्रवेश द्वार को एक लात से उड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिससे एक विशाल छेद खुल गया। दरवाजे के गार्ड पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्होंने मूर्खतापूर्वक आगे चल रहे भिखारी को ऐसे देखा जैसे वहां कोई था ही नहीं। और अंत में चिल्लाए, गठन को तैनात करो, जल्दी करो और समूह को व्यवस्थित करो। कोई इस जगह को नष्ट करने आया है। कैपिटल में प्रत्येक सैन्य परिवार की अपनी विशिष्ट सामरिक संरचनाएं थी। गठन के सदस्यों को विशेष रूप से कबीले द्वारा तैयार किया गया था और वे उनकी सेवा में मरने के लिए तैयार थे। गार्ड चिल्लाया। जल्द ही काले कपड़े पहने लोगों के कई समूहों को पेड़ों की चोटी पर उड़ते देखा। उनके उड़ते हुए शरीर जमीन पर गिर गए और आंगन के केंद्र में वेई वेई को घेर लिया। उन्होंने काली वर्दी पहन रखी थी और चेहरे पर खतरनाक भाव थे। सभी प्रयास करते हुए, उन्होंने हर तरफ से दबाव बनाते हुए तेज किक मारी। भिखारी एक तरफ पलट गई, उसकी पतली हथेली जमीन से टकरा गई और उसकी ओर आ रहे लंबे पैरों से बच गई। उड़ते समय उसका शरीर घूम रहा था। उसके मुंह के कोनों पर एक अकर्मण्य राक्षसी मुस्कान लटक रही थी, जबकि वह एक प्रेत की तरह काले कपड़ों के समूह के बीच आगे पीछे घूम रही थी। जैसे ही उंगलियों ने व्यक्ति के एक टखने को पकड़ा और बेरहमी से खींचा, लंबे बाल थोड़े हिल गए। पॉप पॉप पाव बैंग। केवल गतिविधियों की विभिन्न ध्वनियां ही सुनाई दे रही थी। वे 18 काली परछाइयां एक के बाद एक भ्रमित और अव्यवस्थित होती गईं। जब आखिरकार उन्होंने प्रतिक्रिया की, तो उन सभी को पहले ही जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया गया था। गेट पर मौजूद गार्डों ने अविश्वास से अपनी आंखें मली और मली। परछाइयों को उनके पैरों से लिपटते, सिकुड़ते और लुढ़कते हुए देखकर उनके दिलों में विशाल लहरें उठने लगी। भले ही नी परिवार के दस्ते के गठन को कैपिटल का सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है, तथापि वे अभी भी एक बड़े गठन थे और उन्हें संभालना मुश्किल था। जब तक किसी की क्यूई वुड रैंक स्तर 5 या उससे अधिक तक नहीं पहुंच जाती, इन सैनिकों को हराना असंभव है। यह हो सकता है। यह भिखारी पहले ही वुड रैंक लेवल 5 तक पहुंच चुका था। यह कैसे संभव हुआ? लकड़ी रैंक स्तर 5 का उल्लेख भी न करें, यहां तक कि जल स्तर 5 वाले किसी व्यक्ति की पहचान शाही महल में रखे गए लिखित रिकॉर्ड में की गई होगी। क्योंकि ज्यादातर लोग फायर रैंक पर ही फंसे हुए थे, वहां से ऊपर चढ़ना बहुत कठिन है। ड्रैगन वॉर साम्राज्य के भीतर कौन जल स्तर तक पहुंच सकता है, जब तक कि वह उन प्रभावशाली सैन्य परिवारों के उत्तराधिकारियों में से एक न हो? जहां तक लोगों की बात है, वे इस तरह के बेंचमार्क को तोड़ने के बारे में केवल सपना ही देख सकते हैं।
फिर भी अभी उनकी आंखों के सामने अचानक एक छोटा सा भिखारी प्रकट हुआ जिसकी पृष्ठभूमि के बारे में वे स्पष्ट नहीं है। यहाँ दुनिया में क्या चल रहा था? जल्दी करो और जाकर मालिक को सूचित करो। गार्डों ने यह सुनने के बाद वे बस आगे बढ़ने ही वाले थे। रुको, क्या? वह चली गई। बाएं। नी परिवार के पूरे आंगन को लगभग देखने में बहुत दुखद के रूप में वर्णित किया जा सकता है। गहरे रंग के कपड़े पहने लोग जमीन पर अस्त व्यस्त रूप से फैले हुए थे, उनके चेहरे पर खून के धब्बे थे। छत पर खड़ी भिखारी ने केवल अपने होंठ घुमाए और मुस्कुराए, उसके शब्द हवा की तरह स्पष्ट और ठंडे थे। धन्यवाद प्रशिक्षण साथी। धन्यवाद प्रशिक्षण साझेदार। धन्यवाद प्रशिक्षण साझेदार। धन्यवाद प्रशिक्षण साझेदार। प्रशिक्षण भागीदार। एल्डरनी, जो रक्षा प्रभाग से जल्दी से घर आए, जब उन्होंने अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनी, तो उन्होंने आंगन के केंद्र में पहुंचने के लिए बड़े कदम उठाए। उसकी घनी भौहें भयंकर रूप से सिकुड़ गईं, जबकि उसके हाथ में घूम रही बुद्ध माला भी तुरंत बाद उड़ गई और भारी मात्रा में जमीन पर गिर गई और पाउडर में बिखर गई। आप कौन हैं? आपकी पहचान क्या है? एल्डरनी सचमुच गुस्से में थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कैपिटल में किसी ने अप्रत्याशित रूप से एक शक्तिशाली परिवार को चुनौती देने का साहस किया है। कौन नहीं जानता था कि भले ही उसका परिवार सेना में सर्वश्रेष्ठ नहीं था, फिर भी वे हेलियन परिवार की एक केंद्रीय शाखा थे और वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। फिर भी आज आश्चर्यजनक रूप से किसी ने उस समय का फायदा उठाया जब वह रक्षा प्रभाग में गया और उसके घोंसले को बर्बाद कर दिया। भले ही ऐसा था। प्रशिक्षण भागीदार। ग्रैंडनी परिवार का उपयोग एक छोटे से छोटे चोर द्वारा प्रशिक्षण के लिए किया जाता था। मेरे लिए जांच करो। उत्तर मिल जाने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से इस छोटे भिखारी का वध करना चाहता हूं। बोलते समय एल्डरनी ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व भयावह रोशनी चमक उठी। हाँ, एक के बाद एक गार्डों ने अपना सिर नीचे कर लिया और जोर से बोलने की हिम्मत भी नहीं की। नी परिवार का आंगन अस्त व्यस्त था। माहौल अवर्णनीय रूप से गंभीर था। ऐसा लग रहा था जैसे बुजुर्ग नी ने कुछ सोचा हो, अपना सिर घुमाया और धीरे से कहा, आज जो चीजें हुई, अगर किसी ने इसे बाहर लीक करने की हिम्मत की, तो अपने बेकार जीवन से सावधान रहें। हाँ, इस बार जवाब देने वाली नौकरानियां थीं। वे फर्श पर घुटने टेकते हुए अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, जाहिर तौर पर बूढ़े व्यक्ति के शब्दों से भयभीत थे और बस लापरवाही से चारों ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। आजकल सभी प्रभावशाली कुलों की निगाहें अब से कुछ ही समय बाद आयोजित होने वाली मार्शल क्यूई परीक्षा पर टिकी हैं। आमतौर पर वे सभी सख्ती से प्रशिक्षण ले रहे हैं और गुप्त रूप से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी किसी दूसरे के सामने समर्पण करने को तैयार नहीं था। अगर बाहरी लोगों को इस मामले के बारे में पता चला, तो राजसी हेलियन परिवार की एक केंद्रीय शाखा, नी परिवार को अचानक एक अज्ञात भिखारी ने पीटा था, जिसके पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत भी नहीं थी। यदि यह मामला बाहर फैलाया गया, तो यह निश्चित रूप से नी परिवार को सबसे बड़े मजाक में बदल देगा। लेकिन फैंग शी चाओ ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि अगले 3 दिनों तक न केवल नी परिवार, बल्कि 3 अन्य परिवारों को भी इसी तरह एक अज्ञात भिखारी द्वारा मिटा दिया जाएगा। यदि केवल एक ही परिवार को इसका अनुभव हुआ, तो भी रहस्य छुपाया जा सकता है। लेकिन अगर राजधानी में सभी प्रतिष्ठित परिवारों का यही हश्र हुआ, तो यह आग को कागज के टुकड़े में लपेटकर रोकने की कोशिश करने जैसा ही है। अब सारी राजधानी हिल गई थी। प्रत्येक कबीले के लोग इस भिखारी की तलाश में थे, यहां तक कि उन्होंने 1 लाख टन चांदी की फिरौती की भी घोषणा कर दी। केवल उसे पकड़ने के लिए वे वास्तव में पहले से ही पैसा खर्च करने को तैयार हैं। और इस समय उस भिखारी ने पहले ही एक झटके में अपना रूप बदल लिया था और व्हाइट अकादमी में एक छात्रा बन गई थी, जो प्राचीन काल के दौरान अपने पहले महत्वपूर्ण लाभदायक व्यापारिक लेनदेन के बीच में थी। वास्तव में अनुमान नहीं लगाया था, इतना लंबा समय हो गया है, मैं आश्चर्यजनक रूप से एक लड़की के साथ बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। जो बात कर रहा था वह हेई परिवार का दूसरा बेटा हेईजी था, जो राजधानी में उत्कृष्ट और प्रसिद्ध था। उत्तरी सेना की दूसरी पीढ़ी के विशिष्ट को कैपिटल में 5वें सबसे सुंदर, मजबूत और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया। एक सुंदर और शानदार लबादे और बागे से ढका हुआ एक शरीर मुड़ा और बैठ गया, फिर अपनी ठुड्डी को टिका दिया। उसकी रौबदार निगाहों ने वेई वेई को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बाद थोड़ा शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, जिसे हर कोई एक बिगड़ल बेकार व्यक्ति समझता था, उसने वास्तव में अच्छे हथियार बनाए थे।